पूरे दिन सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच सुस्त कारोबार होता हुआ निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी है चुस्त दुरुस्त और नए ब्रेकआउट के लिए तैयार होता दिख रहा है। ग्लोबल बाजारों से संकेत मिले जुले हल्की कमजोरी के, ऐसे में आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन कैसा रहेगा और आज रात अमेरिका की छुट्टी के बाद कल की करे क्या तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत तो ठीक ठाक नोट पर हो गई। अब वही बात है कि क्लोजिंग कहां पर आपको आती हुई दिखती है और बैंक्स क्या निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे या निफ्टी की कमजोरी बैंक्स पर भी हावी पड़ेगी। बताएं सर, इस समय की बड़ी बात इस समय आपको क्या दिखती है? बड़े छोटे से दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है निफ्टी में, और आप देख सकते हैं 15,800 का हाई और 15,650 का लो, ये है वो रेंज। 150 पॉइंट की रेंज में लगातार कारोबार होता हुआ दिखा है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 33,800 के पॉइंट पर वहीं पर जाकर बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर आया है। और नीचे की तरफ सपोर्ट भी 33,550 का लिया, यानी कि 33,515 का, यानी कि बहुत ही छोटी रेंज में 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने भी कारोबार किया। रेंज छोटी है, इस रेंज में निफ्टी में मिला जुला सा कारोबार है। थोड़ा ऊपरी स्तरों पर प्रेशर भी है तो लोअर लेवल से खरीदारी भी। लेकिन बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड साफ दिख रहा है और वो है सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का। हर एक लोअर लेवल पर बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज नहीं है, सेल ऑन डिप बनता हुआ दिख रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। सेंसेक्स हल्के हरे निशान में आपको नजर आएगा। खरीदारी कहाँ है? एफएमसीजी और बैंक, यही दो सबसे मजबूत स्पेस है। और वैसे तो सबने बंद कर ही दिया है कहना आईटीसी को, लेकिन 300 हो गया है, हमारे सारे टारगेट्स आ गए, 3 साल की ऊंचाइयों पर है। बिल्कुल, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा विस्तार में। लेकिन मेटल, ऑटो, आईटी जो कमजोर कड़ियां हैं वहां पर आज थोड़ा दबाव है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 अंक नीचे है और यूरोप में आधा से 1% की तेजी है, कमजोरी नहीं। ये इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा यूरोप का कारोबार। तो ये है अब तक की बड़ी बात है। फ्राइडे को यूएस की तेजी से पहले यूरोप बंद हो गया था ना, तो इसलिए थोड़ा यूरोप उस दिन क्वाइट था। आज आपको अच्छा यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल में भी कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं देख रहे। रुपए पर रखिए नजर, वापस थोड़ी एक्शन में आ रहा है, कमजोर हो गया था, वापस अब 8 पैसे मजबूत आपको आते हुए दिख रहा है। पर बताएं सर, रेंज बाउंड रहे हैं, बैंक्स थोड़ा स्टेडी लग रहे हैं, बाजार को संभाले हुए हैं, ऐसे ही रहेगा आने वाला 1.5 घंटा भी? मतलब ये 750 के ऊपर अब आप अमेरिका खुलवा दो आज रात को, तो फिर हम कुछ और सोचें। डाउ फ्यूचर्स पे ही ट्रेड करना है। डाउ फ्यूचर्स दीप लगभग 200 पॉइंट नीचे हैं, वही 100-125 पॉइंट तक आते हैं। डाउ फ्यूचर्स देख के क्या फायदा? मतलब आज का तो क्या फायदा तो है, ऐसा मतलब देखना तो पड़ेगा, ऐसा मना नहीं कर सकते, नहीं देखेंगे। कल तो देखना ही, आज क्या कर रहे हो? हाँ, लेकिन दीप क्या है कि भले आज ज्यादा कुछ एक्शन ना भी हो, लेकिन आपको फ्यूचर्स देखकर थोड़ा अंदाजा तो लगाना ही है। सिंपल सी चीजें देखिए, 101 पॉइंट तक नीचे आते हैं, फिर वापस गिरना शुरू करते हैं, 200-225 गिरते हैं, वापस रिकवर होता है। तो वो 100 से 200 पॉइंट की रेंज डाउ फ्यूचर्स ने बना रखी है। बाकी एशिया में हल्की फुल्की कमजोरी, तो यूरोप हल्का फुल्का मजबूत है। तो बहुत मिक्स संकेत है। और आप कच्चा तेल देखिए, रुपया देखिए। कच्चा तेल मेरे ख्याल से वही 111-110 के आसपास है, और रुपया लगभग फिर से संभल गया, रुपया 8 पैसे ऊपर आ गया, 8 पैसा ऊपर है। तो मतलब मिले जुले से संकेत है, बहुत बुरे नहीं, बहुत अच्छे नहीं। तो ग्लोबल संकेत आपके न्यूट्रल है। हमारे लिए सिंपल है दीप, ऊपर 15,800 है, 15,800 पार करके टिकेंगे तो 850-900 पे बेचने की जगह अच्छी है। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे, 800 पे मूड बनाना कि बेचना है या नहीं बेचना है, लेकिन 800 से ही घूम रहा है बार बार। लोअर लेवल पर सपोर्ट भी लेने की कोशिश कर रहा है, 700 या इसके नीचे आने पर खरीदारी हो रही है। ये सिंपल आपका ट्रेड है। लेकिन एक्चुअल और बढ़िया ट्रेड आपका बैंक निफ्टी पर है, और बैंक निफ्टी पर ट्रेड बाय ऑन डिप्स का क्लियर कट बन रहा है। 15,650-625 के आसपास परफेक्ट बाय बन रहा है, और 15,525 के आसपास आ जाए तो 33,625-650 के आसपास अच्छा बाय बन रहा है, और 33,550-525 पर आ जाए तो कहना ही क्या। तो एग्जैक्टली दोनों ही पहले सपोर्ट लेवल पर बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आखिरी 1.5 घंटे में मैं क्या देख रहा हूं? मैं सिर्फ एक ही चीज देख रहा हूं, बैंक निफ्टी अगर 33,825 33,850 को पार करके बैंक निफ्टी टिक गया थोड़ी देर, 15-20 मिनट, 3 बजे का टाइम तो अभी घंटा भर है, इसलिए मैं 3 बजे का टाइम नहीं दे रहा हूँ, वो 2:30 बजे देना ठीक है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी फायरवर्क्स दिखा सकता है। बैंक निफ्टी फिर 34,200 34,150 तक की रेंज के लिए तैयार हो रहा है। 500 पॉइंट, हाँ, यहाँ से फिर लास्ट टाइम हमने 34,150 का हाई बनाया था 34,147 प्रिसाइसली, वहां तक हमें जाना है, और ये हाई था 27 जून का, वहां तक जाने की। तो आज 33,800 के ऊपर टिकने वाली बात है, टिक गए तो बैंक निफ्टी कमाल करने को तैयार। तो मेरा फोकस पूरा का पूरा बैंक निफ्टी पर है। चलिए सर। और एक्चुअली बैंक निफ्टी को बढ़ने के लिए है ना, निफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। निफ्टी को बढ़ने के लिए बैंक निफ्टी की जरूरत पड़ती है। बैंक निफ्टी को क्यों पड़ती है? क्या पड़ती है? बिल्कुल, बैंक निफ्टी तो अपने आप खाली बैंक वाला है। निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी खराब हो तो 6 बैंक है, तो चले ना चले। सो बैंक निफ्टी इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर, तेजी के मामले में, मंदी के मामले। सो मुझे लगता है वहां पर फोकस रहेगा। आ जाए, पार कर ले, ब्रेकआउट हो जाए, ठीक नहीं हो
तो नीचे में ले लेंगे, 500 के आसपास, 625 650 के आसपास आने दीजिए, बैंक निफ्टी खरीदने का मौका बनेगा। डन सर। तो बैंक निफ्टी पर आपको ज्यादा मौका मिलेगा, इस समय अच्छे एक्शन में भी दिख रहा है। आइए फिर जानते हैं खबरें और साथ ही कुछ ट्रिगर्स भी। वरुण और अरमान है हमारे साथ तैयार। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। तो ट्रिगर्स में आज जो बचा हुआ है, मॉस्शिप टेक्नोलॉजीज बोर्ड की बैठक के प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने के लिए, तो इसका अपडेट अभी तक आया नहीं है, तो ये मच अवेटेड अपडेट है। यूएस के मार्केट्स तो जैसे कि आप बात कर रहे थे, आज छुट्टी है, बंद रहने वाले हैं। अब कल की बात करते हैं, तो कल पीटीसी इंडिया क्वार्टरली रिजल्ट्स देने वाला है, याद रखिए। लेकिन ये Q4 FY 21-22 के रिजल्ट्स है, इस क्वार्टर के नहीं है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। असाई सोंगवांग, यहाँ पे बायबैक जो है कल से बंद होने वाला है। 22 जून को शुरू हुआ था, 5 जुलाई को बंद होगा। इशू साइज 9.6 करोड़ का है, प्राइस 400 रुपये प्रति शेयर का है। एक्स डिविडेंड है माइंट्री, फाइनल डिविडेंड 27 रुपये, एम्फोसिस 40 रुपये का डिविडेंड है, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। अब बात करते हैं वेडनेसडे की, यानी कि परसों की। तो मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ पे पावर ग्रिड बोर्ड 11,000 करोड़ जुटाने पे विचार करने वाला है, तो इसके चलते नजर रखेगा। और पैसालॉ डिजिटल, यहाँ पे कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने पे विचार करने वाली है। इक्विटी या डेट ये कंपनी ने नहीं बताया, तो देखना होगा किस तरह से ये फंड जुटाते हैं, यहाँ पे नजर रखेगा। इंपॉर्टेंट होगा वेडनेसडे कि फेड के मिनट्स आने वाले हैं। वेडनेसडे रात को आएंगे, तो हमें थर्सडे सुबह पता चलेगा क्या मिनट्स निकल के आए हैं। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक यूरोप में नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग करने वाला है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक फोकास्ट भी आने वाला है यूरोप का। और अब तो इकोनॉमिक फोकास्ट काफ़ी ज़रूरी हो चुका है यूरोप का, जो रशिया का पूरा इशू हुआ है उसके बाद। तो देखते हैं यहाँ से क्या अपडेट निकल के आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स है जहाँ पे नज़र होनी चाहिए। तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से आज की कुछ खबरें। ये कुछ अपडेट्स भी है मेरे पास, जिसमें HDFC बैंक का जो जून महीने की अपडेट आती हुई दिखी है। जो एडवांसेज हैं वो लगभग 22% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर आप डिपॉजिट्स की बात करेंगे, डिपॉजिट्स भी लगभग 19% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और कासा रेशियो में थोड़ा सा सुधार देखा गया है, 45.5% से बढ़कर वो 46% पर आते हुए दिखे हैं। NTPC, जिसमें जो Q1 में जो उत्पादन है वो लगभग 22% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आपको जो कोल यूनिट का प्लांट लोड फैक्टर है वो 69% से बढ़कर 80% पर आता हुआ दिखा है। धनलक्ष्मी बैंक, वहाँ पर भी जून महीने के अपडेट आते हुए दिखे हैं। जो ग्रॉस एडवांसेज हैं वहाँ पर 26% की बढ़ोतरी देखी गई है, और डिपॉजिट्स में 8% की। और अगर जो गोल्ड लोन कारोबार है वहाँ पर भी 7% की बढ़ोतरी देखी गई है। वाटेक विभाग कंपनी को एक 430 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में M&M फाइनेंस, जहाँ पे जो जून में जो डिसबर्समेंट्स हैं वो लगभग 27% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और जून में जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी 90% से बढ़कर 96% पर आती हुई दिखी है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारी खबरें, और इन खबरों पर भरपूर एक्शन भी। आइए बढ़ते आगे, बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, और हमारे खास मेहमान हमारे साथ तैयार है। बंसल जी सुबह वाले, कुणाल जी दोपहर वाले थोड़ी देर में शामिल होने की तैयारी में, सुमित जी पिछले हफ्ते वाले, किरण जी 2 हफ्तों वाले, हाँ, और सचिन जी रोज वाले, और आशु जी कभी कभार वाले। ठीक है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इसमें जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है तो मुझे अभी से बता दें, मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। ऑल एक्सेप्टेड, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, आप मेरी बात मानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आशीष सर के साथ। सर बताएं मार्केट आउटलुक। अनिल जी, मार्केट आउटलुक जो हमने फ्राइडे को एक रेंज की बात की थी उसी रेंज में है, लेकिन अनिल जी कहीं ना मतलब नेगेटिविटी सारी अब्जॉर्ब हो रही है, और मुझे लगता है कि मतलब नीचे में ना पैकिंग आ रही है। तो अनिल जी रेंज अभी भी वही है, लेकिन क्योंकि ना 15,900 950 एक ऐसा मतलब पड़ाव है कि वो अभी भी मतलब जैसे ना दिल कहता है कि एक बार टूट के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जब आसपास चीजें देखते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं, अभी भी मुझे लगता है जो पोजीशंस है उसके हिसाब से नहीं जाना चाहिए। बट थोड़ा सा अनिल जी वो जद्दोजहद चल रही है, जिसकी वजह से ना स्प्रेड्स बहुत एक्टिव हुए हैं और स्प्रेड्स बहुत बना रहे हैं। हम क्लाइंट से भी शेयर कर रहे हैं, मैं अभी भी शेयर करूंगा आपसे। तो अनिल जी मुझे ना बहुत ज्यादा खराब नहीं लगता। इन कंटिन्यूएशन ऑफ फ्राइडेज जो मैंने 4-5 स्टॉक्स बताए अनिल जी, जो एक तो ITC जो मैं पिछले शायद 1-1.5-2 महीने से बोल रहा हूँ कि वो HDFC बैंक को आउट परफॉर्म करेगा, और परसों बात हुई कि अब 300 की तरफ बढ़ जाएगा, 300 क्रॉस करेगा अनिल जी, वो ठीक है। स्टेट बैंक, कैन बैंक ठीक है अनिल जी। एक स्टॉक और लेना चाहिए जो मुझे लगता है कि अब मतलब काफी करेक्शन के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, L&T, और अनिल जी HDFC भी मतलब ऐसे लग रहा है कि करेक्शन के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो अनिल जी मतलब ये जो अच्छे कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं इनमें कोई फ्रेश मंदी के साइंस नहीं आ रहे। 10-20 रुपए घट जाए, 1-2% घट जाए, किसी न्यूज की वजह से गैप डाउन खुल जाए,
तो अनिल जी बहुत मतलब सबसे पहली बात तो शॉर्ट का मन नहीं है, बहुत मंदी का मन नहीं है। अगर मंदी का मन भी होगा तो स्प्रेड से। तो अनिल जी अभी भी मुझे लगता है कि जो 15,200 300 और 15,950 16,000 इसी रेंज में मार्केट रहेगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती है। तो अनिल जी हैविंग सेड दैट, मैं 2 पुराने अपडेट देना चाहता हूं फ्राइडे के स्प्रेड के, और 2 नए स्प्रेड है वो भी आपसे शेयर करूंगा वो जब आप बोलेंगे, लेकिन पहले अपडेट दे रहा हूं। अनिल जी एक हमने 15,600 400 स्प्रेड बनाया था, जो पहले मतलब कुछ लोगों को तो उसमें 30 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, कुछ लोगों को कम आ रहा है, वो मुझे लगता है कि एक बार बुक कर लेना चाहिए। और जो बियर स्प्रेड था, दूसरा स्प्रेड अनिल जी हमने बनाया था 15,650 850, जो कि 16,050 तक सेफ है। अनिल जी उसमें 25-30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और वो बहुत स्वीट स्पॉट में है। और अगर किसी को चलाना है तो अभी भी चला सकते हैं अनिल जी, क्योंकि आज भी डाउ बंद है, कल कोई बहुत मारामारी नहीं होगी। और 2 दिन में अगर 150-200 पॉइंट ऊपर बढ़ गया तो उसमें बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर किसी को बुक करना है तो अनिल जी बुक कर सकते हैं, और मैं नया स्प्रेड निफ्टी का आज एक और देने वाला हूं। Okay. तो ऑल इन ऑल अनिल जी मुझे मार्केट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन मतलब कुछ चीजें अनिल जी लेनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनिल जी, अब जिन चीजों पे लेना चाहिए ना, उनमें ना स्टॉप लॉस नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मार्केट 200-400 पॉइंट घट भी गया तो एवरेज करनी चाहिए। बट अनिल जी हैविंग सेड दैट, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे बोलना चाहता हूं कि ये एक ना बहुत बड़ा डिसिप्लिन है मैं जो लाइफ का है, जो मतलब आज अगर कुणाल जी दोपहर को आ गए हैं तो वो भी शायद इस बारे में विशेष टिप्पणी मैं उनसे मांगूंगा, और आपसे भी। अनिल जी हम क्या होता है कि जो जनरली एक मेंटेलिटी होती है इन्वेस्टर की, ट्रेडर की, जिस स्टॉक में मुझे लॉस हुआ होता है ना, मैं उसी स्टॉक से एवरेज या उसी स्टॉक को मैनेज करके उसी स्टॉक से निकालने की कोशिश करता हूं। पर अनिल जी मुझे लगता है कि जितने भी अगर ये अभी भी अगर मार्केट चलेगी तो अनिल जी मैं सेल, भेल, आईईएक्स, आईडीएफसी बैंक, एलएनटी, एबी कैपिटल, अनिल जी देखिए लॉसेस हुए हैं इन सारे स्टॉक के अंदर। मैं अभी भी लोगों से मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन स्टॉक्स के अंदर मत रहें और स्टॉक्स कन्वर्ट करें, शिफ्ट करें अपना, चाहे वो इंडेक्स में रहे। बेस्ट स्टॉक मेरे लिए इंडेक्स है। पर अनिल जी ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि एक हार्ड कॉल होती है, जो आदमी ले नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहता है इतना लंबा लॉस कैसे बुक करूं। अरे भाई उतने ही पैसों का कोई और चीज ले लो, उसी में से अगर लॉस कोशिश करने की कोशिश करोगे। अगर अनिल जी अगर वो इतने अच्छे स्टॉक होते ना तो 40-40 50-50% नीचे आते नहीं, या वो जिंदगी में कभी ऊपर गए ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो अनिल जी स्टॉक्स जरूर चेंज करने पड़ेंगे, और उन स्टॉक्स में भी बेस्ट स्टॉक है इंडेक्स। मुझे अनिल जी इंडेक्स बेटर लगता है। इंडेक्स बायर डिप्स बन चुका है, और अभी अनिल जी दोनों स्ट्रैटेजीज का अपडेट दे दिया। नई स्ट्रैटेजी एक इंडेक्स की भी है और एक स्टॉक की भी है, आप जब कहें मैं आपसे शेयर करूंगा। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये कि आपको मंदी नहीं करनी, ये एक बड़ी चीज़ आशु जी ने बोली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो वही स्टॉक्स में एवरेज करने का, आशु जी कुणाल जी बोलते हैं कि मेरे पैसे दिल्ली में गिर गए कहीं, तो मैं मुंबई में आके कैसे ढूंढूं। तो ये वैसा वाला मामला है। तो आदमी का जहाँ गिरा है वही ढूंढता है। जिस स्टॉक में नुकसान किया उसको लगता है यहीं पे एवरेज करके, यहीं पे होल्ड करके बनाऊंगा। जी आशीष जी, अनिल जी इसका आंसर देता हूँ जी। अनिल जी देखिए, अगर मेरे मतलब दिल्ली से बॉम्बे वाले ज्यादा पैसे वाले हैं। ओ थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, इज्जत बढ़ाई आपने हमारी। गिरे होंगे जी, 2,000 गिरे होंगे, तो वो बॉम्बे जाके ढूंढ ले अनिल जी, वहां ज्यादा मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ये है आशीष जी की राय। सबसे बढ़िया चीज़, मार्केट में मंदी का व्यू कम है, ट्रेंड और व्यू थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है। स्टॉक स्पेसिफिक धीमे धीमे खरीदारी करें। बेहतरीन स्प्रेड आपके लिए आ रहे हैं, उसके लिए मैं थोड़ी देर में आपके पास फिर से पहुंचाऊं। तब तक एक बिगुल जल्दी से सचिन जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर बिल्कुल सहमत हूँ मैं सर से, आशुष सर से। एंड जिस तरीके से मेटल्स में थोड़ी देर बिकवाली हुई थी, मुझे लग रहा है कहीं जैसा यहाँ पर भी एक पॉज आ रहा है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। इनफैक्ट वेदांता एक ऐसा काउंटर है जिसपे एक काफी क्लासिकल पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है 30 मिनट 60 मिनट चार्ट पे, तो काफी अच्छी तरह मैच्योर होगा ये। तो 225 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है ये पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 220 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 225 का, स्टॉप लॉस आपको ₹2 नीचे ही लगाना है, लगभग अराउंड 213 के आसपास का। एंड खरीदारी करनी है वेदांता के फ्यूचर्स में। 220 225 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी, 213 का स्टॉप लॉस। और सचिन जी ने साफ साफ कहा, आशु सर से वो सहमत है। जब भी आप सहमत हों तब ऐसा बता दिया कीजिए सचिन जी कि आप आशु सर से सहमत हैं, और जब भी आप असहमत हो तो आपको पता ही है क्या करना है। पता है या मैं बताऊं? हाँ सचिन जी? नहीं अनिल जी, आई थिंक बता दीजिए। हाँ,
बेटर है आप बता दीजिए। बताना ही नहीं, उसमें कुछ बताना नहीं, ना मुझे आपको कुछ बताना है, ना आपको आशीष जी को बताना कि आप असहमत है। चुप रहना है, सिंपल। सिंपल, बताना नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर जगह नहीं है, मेरे पास इसका मतलब थोड़ी हर जगह है। हाँ। आइए बिगुल आशीष जी के लिए उनकी पिक स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, निफ्टी का एक और स्प्रेड बनाना है। एक तो हमारा अनिल जी 15,650 850 है, उसमें 25-30 35 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा था, बट इस वक्त शायद 28-30 का है। अनिल जी वो बुक कर सकते हैं, अगर किसी को चलाना है चला सकते हैं। अनिल जी एक नया स्प्रेड है जो अगले 3 दिन के लिए और है। 15,700 की एक कॉल लेनी है, 15,900 की 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी इस स्प्रेड की कॉस्ट आ रही है 28-30 रुपए, 28 रुपए। तो अनिल जी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 15,700 की निफ्टी की एक कॉल लेनी है, 15,900 की निफ्टी की 2 कॉल बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी 28 रुपए। नीचे में अनिल जी कुछ भी हो जाए 28 से ज्यादा लॉस नहीं होगा, और थर्सडे तक, मतलब आज मंडे है और 3 दिन हम सेफ हैं 16,100 तक। अनिल जी जो पिछला स्प्रेड था वो 16,050 तक सेफ था, क्योंकि मुझे मार्केट थोड़ी पॉजिटिव लगती है तो ये स्प्रेड 16,100 तक सेफ है। अनिल जी मेरा मानना यह है कि अगर निफ्टी मतलब बढ़ेगा भी तो अभी शायद इस एक्सपायरी में 15,900 950 के आसपास वही फिजल आउट हो जाएगा या रुक जाएगा। उसको क्रॉस करते हुए, पॉजिटिव होने के बावजूद भी मुझे उसको क्रॉस करते हुए नहीं लग रहा। तो अनिल जी उसको क्रॉस करते नहीं लग रहा, तो अगर 900 हो गया तो अनिल जी स्प्रेड में बहुत प्रॉफिट आएगा, और 28 रुपए की सिर्फ कॉस्ट है। तो मुझे लगता है कि 28 रुपए तो बहुत आराम से निकल आएंगे, इस स्प्रेड के साथ रहना चाहिए। दूसरा अनिल जी मैंने जो स्टॉक्स बोले, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये सब एवरेज करने, मतलब एवरेज भी कर सकते हैं। नीचे जो 3-4 स्टॉक्स बोले, LNT, HDFC, स्टेट बैंक, कैन बैंक, ITC। अनिल जी मैं एक डेल्टा कॉप की स्ट्रेटेजी है जो मतलब थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है और बैन में चला जाता है। अनिल जी उसका भाव चल रहा है फ्यूचर का 173-74 रुपए। हमने जो क्लाइंट्स के साथ शेयर किया अनिल जी कि 160 की डीप इन द मनी कॉल लेनी चाहिए जिसका भाव चल रहा है 18 साढ़े 18, और 190 की एक कॉल बेचनी चाहिए एक। अनिल जी डेल्टा कॉप में क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं तो 160 190 1:1 का स्प्रेड है, इसका कॉस्ट आएगा अनिल जी अराउंड 14 रुपए। 14 रुपए का मतलब अनिल जी 160 प्लस 14 174। फ्यूचर क्या चल रहा है 174। तो अनिल जी मैंने ये फ्यूचर लेने को मतलब रिप्लेस कर दिया ऑप्शन के थ्रू कि मैं फ्यूचर भी लेके रखूं, अपसाइड में मुझे अगर 15-20 रुपए की मूव आती है मिल जाए, प्लस अनिल जी डाउन साइड मेरी प्रोटेक्टेड रहे, और साथ में जो अनिल जी मेंटल पीस है। मेरा मानना अनिल जी फ्यूचर का सौदा इसलिए नहीं करता क्योंकि लॉस हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर का सौदा इसलिए करता है क्योंकि अनलिमिटेड लॉस का जब डर लगता है तो उसके चलते कट जाता है। और अनिल जी अभी महीना स्टार्ट हुआ है, आज 4 तारीख की है और अभी हमारे पास 20-25 दिन है। मुझे लगता है अनिल जी डेल्टा के रिजल्ट, डेल्टा का जो GST के भी जो चल रहा है, ये सब करते करते कहीं ना कहीं, और जो सबसे बड़ी बात है कि राकेश झुनझुनवाला जी की जो सेलिंग अब्सॉर्ब हो चुकी है, ऑब्वियसली अनिल जी स्ट्रॉन्ग हैंड से जो वीक हैंड्स में जाता है या जब बड़ा कोई बेचता है और स्प्रेड में जाता है तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन जरूर होती है। तो मुझे लगता है अनिल जी डेल्टा में ये स्प्रेड बनाना चाहिए, निफ्टी में भी ये स्प्रेड बनाना चाहिए, और जो 3-4 स्टॉक्स बोले उसमें अभी भी अनिल जी पॉजिटिव हुआ है। तो मेरा व्यू अनिल जी बहुत मंदी का नहीं है, अगर थोड़ा नीचे भी जाता है तो और कोई नए स्प्रेड से हम फिर बियर स्प्रेड बनाएंगे जिसमें क्रेडिट मिले। जब क्रेडिट बियर स्प्रेड बनाते हैं तो अनिल जी उसका मतलब ये होता है कि हम ज्यादा मंदी नहीं देख रहे। सो अनिल जी स्प्रेड्स का टाइम अच्छा है क्योंकि मार्केट अच्छी रेंज में चल रही है, सपोर्ट कर रही है, और ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव तो होता ही हूं, और अगर बीच में भी अनिल जी कोई आएगा तो आपको फोन करके कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइफ लाइन तो हमेशा आप यूज करें, फोन अ फ्रेंड हमेशा तैयार है हम, हमारी लाइन हमेशा खुली है आपके लिए। आइए, लाइन खुली है सुमित जी के लिए भी और लाइन खुली है किरण जी के लिए भी। तो पहले बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी बाय का स्टॉक यहाँ पे रडार पे आया है। जिस स्टॉक में मेरे को भी लग रहा है मोमेंटम बढ़ेगा आज और इस हफ्ते के अंदर, वो है UPL। 647 648 का अभी भाव चल रहा है। UPL में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। कल का और परसों का हाई ब्रेक हो गया है स्टॉक के अंदर। यहाँ से ऊपर में 665 रुपए से लेके 675 रुपए तक का मूव UPL में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 630 और 631 के पास है, तो 630 का स्टॉप लॉस लगा के UPL में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। इस हफ्ते में ऊपर में 675 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए, खरीदारी करें UPL। ओके, तो UPL में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई स्टॉक माफ कीजिएगा। ओके, तो ये खरीदारी का। अब किरण जी के लिए ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी आ रही है, किरण जी के लिए बिगुल।
किरण जी स्वागत है आपका। आ गए आप आराम से फर्स्ट क्लास घूम फिर के? बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छे तरह से घूम फिर के आ गए, बहुत एंजॉय किया। पर सबसे अच्छी बात है जब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से बाहर निकला तो बहुत अच्छा फीलिंग महसूस हो रहा था। तो मेरा मानना है कि सबसे अच्छा भारत ही है। हाँ 100% पहले ही पूछ लेते, हम तो मना करते थे आप जाओ मत लेकिन अब आप गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी सब लोग भी कान खोल के सुन लो जो किरण जी बोले, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में ही घूमिए। लेकिन हमने आपके लिए बढ़िया माहौल बराबर अच्छा बनाकर रखा, मार्केट को भी देखो हमने संभाल के रखा। आप भले ही छुट्टियां मना रहे थे, हमने पीछे बहुत काम किया है आपके लिए। अब बताएं सर आपकी स्ट्रेटेजी। अनिल जी, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बहुत बड़े कंसोलिडेशन का। दिसंबर महीने से हम एक रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे थे सीमेंस में, उसका ब्रेकआउट आज के सत्र में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। तो 2500 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 93 के आसपास मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है कि इधर से बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी और आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 85 का, पर टारगेट्स मेरा मानना है कि बहुत बड़े हैं। 150 का पहला टारगेट रहेगा, 175 का दूसरा रहेगा और इसके लिए 1 से 1.5 हफ्ता देना पड़ेगा। अनिल जी, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है और जैसे ही ये 110 के ऊपर चलता है तो आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस्तेमाल करने की सलाह होगी। ओके, सीमेंस में करें खरीदारी 2500 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का, 95 में लीजिए, 85 का स्टॉप लॉस, खाली 10 रुपए का। ये अच्छा है, स्टॉप लॉस काफी छोटा है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए काफी फेवरेबल है। सीमेंस में खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त। आइए अगला बिगुल कौन है तैयार? कुणाल जी और राकेश जी। कुणाल जी भी आ चुके हैं, राकेश जी तो आए हुए ही हैं। ऐसा लगता है राकेश जी तो ऐसे आए हुए कि जैसे गए ही नहीं थे, सुबह से यही हैं। हो सकता है बीच में गए हो, हमने देखा नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है यहीं पर सबसे पहले तैनाती होती है राकेश जी की सुबह सुबह 8:30 हर बार विदाउट फेल। पंक्चुअल गजब के हैं राकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बंसल जी, आप ऐसे शुरू से पंक्चुअल है या मतलब आपको डर है कि कहीं मैं लेट आया कोई मेरी कुर्सी पे दूसरा बैठ जाएगा? नहीं अनिल जी, देखिए मैं तो शुरू से अनिल जी पंचुअल हूँ। मैं तो अनिल जी आपकी पंचुअलिटी के कमेंट को अनिल जी ऐसा कॉम्प्लीमेंट ही लिया है। बहुत ही बढ़िया। लेने वाले को होता है कि वो कैसे ले रहा है, तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट ही लिया है। और मैं अनिल जी शुरू से ही एकदम पंचुअल हूँ, मतलब कि ये तो आपने देखा भी है, उस दिन मैं आपसे मिलने भी सबसे पहले फोन किया था अनिल जी। हाँ ये बात सही है। अशुमदान जी भी मेरे साथ साथ फोन किया अनिल जी, तो पंचुअल तो मैं बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, मैं यही चीज बाकी लोगों को भी बताना चाहता था कि बंसल जी से ये सीखा जाए। तो बंसल जी आपकी पंक्चुअलिटी का जवाब नहीं, बताएं सर कौन सा है चार्ट कॉर्नर? अनिल जी उससे पहले अनिल जी गुजारिश है, आज लाइफ लाइन को अनिल जी साइड में रखिएगा। हमारे पास भी तीन तो पिक अनिल जी ऑलरेडी इन कतार है अनिल जी, तो अगर लाइफ लाइन को अगर आप बाहर वालों को लेंगे तो कॉल कैसे लेंगे। और अभी खरीदारी की राय है एबीबी पर। और अनिल जी अब आप बिल्कुल शिकायत मत कीजिएगा कि मल्टीनेशनल है, क्योंकि अभी हमारे किरण जी ने भी सीमेंस पे खरीदारी की राय दी थी। एबीबी भी मतलब कि जो होता है ना फ्लाइंग कलर से पास होना, मतलब कि फ्लाइंग कलर से भागेगा एबीबी, इसको मिस नहीं करना है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, बहुत जबरदस्त चार्ट है एबीबी का और यहाँ एक पैटर्न बन रहा है कप विद हैंडल जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो इस पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 2300 पर, 2300 का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 2450 का, दूसरा टारगेट 2475 का। तो खरीदारी की राय है एबीबी पर। और अनिल जी अनुशासन के जो भी आप पंक्चुअलिटी की बात कर रहे थे, तो अनिल जी उस पर एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं कि अनिल जी जो बंसल जी को घर में माहौल मिलता है अनिल जी, असल में पंक्चुअलिटी उसी की वजह से होती है अनिल जी। तो कभी आप किसी भी चीज का न्योता दे दें, हाँ। सबसे पहले हाजिर होंगे अनिल जी, बंसल जी। तो बाकी सब लोग बिगड़े हुए हैं, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है जो पंक्चुअल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं अनिल जी, बिल्कुल अपने ऊपर बंसल जी ये वाली रिकॉर्डिंग अपने ऊपर बोझ न ले अनिल जी। बंसल जी ये वाली रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा मेरी ऑफिस से और सबके घर भिजवा दीजिएगा। आप बच जाएंगे, बाकी सबका क्या होगा आपको बताइए। तो चलिए ये है। अच्छा, आपके लिए टाइम कब रिजर्व करना? आप बोल रहे आपको दो कॉल्स और देनी है बंसल जी। अनिल जी देखिए, एक कॉल तो अनिल जी जब आप निफ्टी बैंक पे कंफर्मेशन देंगे ना, हाँ। आपके अनिल जी कंफर्मेशन की वेट कर रहे हैं। जब आप निफ्टी बैंक पे कंफर्मेशन देंगे तो एक बैंकिंग स्टॉक पे कॉल है। और अनिल जी एक हमारा एक आउट ऑफ द बॉक्स अनिल जी
पिक है, उसको पिक ऑफ द डे भी मान लें, 10 की कमाई भी मान लें, और आज तक के इतिहास में अनिल जी किसी ने उस पर खरीदारी की राय नहीं दी है, तो 3.25, 10, 3.15 का टाइम अनिल जी उसके लिए रिजर्व कर दीजिए। बंसल जी बहुत डिमांडिंग हो गए एकदम है। ठीक है, 3, 10, 3.15 का टाइम बंसल जी के लिए रिजर्व है। कोई भी उस समय बिगुल बजाने के लिए सिफारिश, फरमाइश, रिक्वेस्ट ना करें। सबको बोल दिया बंसल जी, अब उसके बाद भी कोई करता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, आइए बढ़ते आगे। इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, ये स्टॉक है फोकस में। क्यों है फोकस में, बताने के लिए तैयार है वरुण। और जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने सुबह का शो देखा है उनको तो पता ही है, लेकिन जिन लोगों ने ना देखा हो उनके लिए बेहद इंटरेस्टिंग खबर भी है जो वरुण बताने जा रहे हैं। वरुण, क्या हुआ इंडिगो में? मास बंकिंग। अच्छा, सब छुट्टी, पेन डाउन स्ट्राइक। हाँ, एक साथ सब छुट्टी पे। अच्छा, हाँ, तो बेसिकली अनिल जी ये हुआ है कि सैटरडे को इस कंपनी का जो क्रू था बेसिकली वो एक साथ सबके, आई मीन मेजोरिटी ऑफ द क्रू जो है वो छुट्टी पे चला गया एक, और उसके वजह से इस कंपनी की जो ओवरऑल फ्लाइट्स है वो काफी हद तक डिले हो चुकी थी। इनफैक्ट करीब 55% के आसपास की इनकी फ्लाइट जो है वो डिले हो गई। इंटरग्रुप जाना ही इसके लिए जाता है क्योंकि इनकी फ्लाइट जो है वो पंक्चुअल रहती है, लेकिन अगर आप सैटरडे को देखेंगे तो इनकी जो ओवरऑल टाइम परफॉर्मेंस थी वो करीब 45.2% के आसपास रह गई थी, और वो अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच गई। वो इसके लिए क्योंकि अगर आप देखेंगे 58% के आसपास का मार्केट शेयर है, और सैटरडे को कुल मिला के इंडिया से करीब 3.3 लाख कस्टमर्स जो है या फिर लोग जो है उन्होंने उड़ान भरी थी, जिसमें से 1.9 लाख लोग जो है उनको इंटरग्लोब से उड़ान भरना था। लेकिन क्योंकि इनका क्रू आया ही नहीं, सबके सब मेजॉरिटी सिक लीव या फिर कोई और छुट्टी लेके बैठ गए, और इसके वजह से इनके पायलट्स जो है या प्लेन जो है वहीं के वहीं खड़े रह गए क्योंकि इनके पास क्रू ही नहीं था। अच्छा, सबने एक साथ छुट्टी ले ली? सबने एक साथ छुट्टी ले ली। क्यों ली? अब हाँ, वो और भी इंटरेस्टिंग है। अनिल जी, छुट्टी दरअसल इसके लिए ली। अब क्यों ली, ये तो वैसे कि इन्होंने कहा है कि सिक लीव था तो ठीक है, हम मान के चलते कि भाई बीमार थे, लेकिन उसी दिन और एक काम हो रहा था, और वो ये है कि देश भर के काफ़ी सारे मेट्रोज में या फिर काफ़ी सारे सिटीज़ में एयर इंडिया के इंटरव्यूज चल रहे थे। फेज 2 का जो एयर इंडिया का इंटरव्यू जो है वो काफ़ी सारे सिटीज़ में चल रहे थे, और कुछ रिपोर्ट्स ये कोट कर रही है कि शायद इनके एम्प्लॉयज़ ने इसी के चलते छुट्टी ली थी, जो भी है पता नहीं। लेकिन हाँ, इंटरग्लोब ने भी एयर इंडिया के साथ बेसिकली, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि इन लोग ने एक एक टर्म साइन किया है कि अगर आपको हमारे क्रू को लेना है तो हमारे तरफ से आपको नो ऑब्जेक्शन चाहिए होगा। हालांकि अब ये कितना है ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है जो कि सजेस्ट कर रही थी कि इस तरह के क्लॉजेस जो है वो कहीं ना कहीं एयर इंडिया और इंटरग्लोब ने साइन किए हुए हैं। लेकिन जो भी हो, ये क्रू जो है वो छुट्टी पे चला गया, और ये पहले बार नहीं हुआ। इसके पहले अप्रैल में आपको याद होगा पायलट्स ने भी इसी तरह की छुट्टी ली थी। तो अच्छा, इस बार पायलट ने नहीं ली? इस बार पायलट ने नहीं ली, क्रू ने ली। तो अगर कोई मतलब ऐसा बोल देता कोई, जैसे मुझे फ्लाई करना है, हाँ, ठीक है, अब पायलट तो है, अब एयर होस्टेस 5 होती है समझो एक फ्लाइट में, 5 की एक ही है, तो बोलेगा कुछ खाने पीने को बदल ले तो जाओ खाली बिठा के। एक ही घंटे की तो 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है, क्या में ग्राउंड स्टाफ भी होता है, बाकी और काफी सारे लोग रहते हैं ना, उनमें से भी लोगों ने छुट्टी। अच्छा, ये एयर इंडिया ने क्या वॉक इन इंटरव्यू रखे? वॉक इन इंटरव्यू रखे थे उस तेरी। अच्छा, हाँ, वो के मतलब आप सोचिए आधा स्टाफ गायब हो गया। तो डीजीसीए ने इस पे जवाब मांगा है कंपनी से कि आप बताइए क्या हुआ। वो कंपनी क्या करेगी अगर सारे चले गए हम बोलेंगे। बट इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है सर जी, सिर्फ इंडिगो का स्टाफ क्या और किसी एयरलाइन का स्टाफ में ये प्रॉब्लम नहीं होती। आइडियली तो सब में होनी चाहिए, वॉक इन तो सबके लिए, बट सिर्फ इंडिगो का स्टाफ गया। अच्छा, बाकी स्पाइस जेट, गो एयर वगैरह के उतने नहीं गए? नहीं, स्पाइस जेट का तो उस टाइम पे टाइम परफॉर्मेंस 80% था जो उनका नॉर्मल रहता भी। हाँ, 80 तो हायर साइड पे ही है। तो ना एयर एशिया, गो फर्स्ट, कोई नहीं गया सिर्फ। कुणाल जी, विशेष टिप्पणी आपकी? अनिल जी देखिए, अगर किसी दिन सारे एनालिस्ट गायब हो जाएं तो अनिल जी सोचेगा कहीं इंटरव्यू चल रहा है। अनिल जी कुणाल जी, जैसे अगर सारे के सारे किसी एयरलाइंस में इंटरव्यू एक मिनट, हाँ मैं बाद में बताऊँ, पहले एक मिनट, पहले बंसल जी आपसे सहमत है कि नहीं, पहले जरा बंसल जी को सुन ले फिर मैं बताता हूँ। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ये तो जो चीजें होती है ना अनिल जी, जो वरुण ने मेंशन करा मास बैंकिंग, अनिल जी स्कूल कॉलेज में होती थी, इन तरह की चीजों को अनिल जी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और अनिल जी ये गलती ना बॉस की होती है, पहले से ढील दी होती है। जैसे अभी आपने बोला कि 3-10, 3-15 पे कोई बिगुल ना बजाए, तो अनिल जी कोई बिगुल बजाया तो उसे बिल्कुल डिसिप्लिन का चीज मानना चाहिए। ऐसे लोग अनिल जी मास बैंकिंग करते हैं और करवाते हैं, तो अनिल जी शुरू से अनिल जी ध्यान रखना चाहिए अनिल जी ऐसे लोगों का, मतलब कि ढील देंगे तो अनिल जी ऐसे काम होंगे। बिल्कुल सही शिक्षा मारा है जी। आशु सर,
जी अनिल जी, मैं ये कुणाल जी के स्टेटमेंट पे एक ही रीजन नहीं हो सकता, सारे एनालिस्ट अगर किसी दिन ना दिखे। अनिल जी, एक और भी रीजन हो सकता है कि सारे एनालिस्ट की बहुत सारे ब्रेकआउट एक साथ फेल हुए हैं, तो तब भी हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए कि कई एक साथ आ जाए। तो वो भी ध्यान रखना। पंच पे काउंटर पंच। ये तो गजब का था। हो सकता है, देखिए मुझे जो डर है, मुझे डर ये नहीं कि सारे एनालिस्ट एक साथ कहीं एक दिन इंटरव्यू देने चले गए। मुझे डर अलग चीज का है। अच्छा। हाँ, कि कहीं कोई एंकर के लिए वॉक इन इंटरव्यू हो रहे हो और सारे एनालिस्ट वहां चले जाए, तब क्या होगा? कि हमको भी एंकर बनना है, तब तो रिस्क है। बाकी एनालिस्ट के लिए तो कोई रिस्क है नहीं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एंकर बनने के लिए पता चला कि वॉक इन इंटरव्यू और सारे पहुंच गए, चलो गोल्डन चांस मिला है। कोई बात नहीं, हमने भी हमारे थोड़े थोड़े एंकर्स तैयार किए ऐसे जो एनालिस्ट बन पाए। हम भी उस दिशा में, आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुणाल जी रिवर्स न करें। ओके, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी इंडिगो पर, और इंडिगो पर आज स्टॉक पर एक्शन भी इसलिए ज़्यादा दिखा, लेकिन इस बीच पाम तेल में भारी गिरावट दिख रही है। और ये तो पाम तेल बनाने वाली कंपनियों में और इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर असर डालती है। इस्तेमाल करने वाली तो एफएमसीजी कंपनियां, लीवर एंड ऑल, बिल्कुल, बनाने वाली गोदरेज एग्रोवेट और रुचि सोया जैसी हैं। तो इन रुचि सोया, गोदरेज एग्रोवेट जैसे के लिए नेगेटिव है, या इंपोर्ट वाला कम हो रहा है तो उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना? नहीं, उनके लिए ठीक है, जो रिफाइनिंग कर रही है उनके लिए तो खैर थोड़ा भाव तो फर्क पड़ेगा, यहाँ पे भी कम फर्क पड़ेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली आज की ये जो गिरावट है, एक तो 10% की गिरावट है सर, जो दाम आ गए हैं वो प्री वॉर के दाम आ गए, यानी कि जो साल की शुरुआत के दाम थे वो आ गए। यानी कि जो जितना भी वॉर का प्रीमियम आया था, सप्लाई चेन की वजह से, प्रॉब्लम, सैंक्शंस की वजह से जितने भी दाम ऊपर गए थे, इंडोनेशिया ने फिर क्या था, मलेशिया ने ड्यूटीज बढ़ा रहा था, वो सारे रिवर्स होकर जो साल की शुरुआत के दाम थे वो वापस आ चुके हैं सर। तो वहां से एक बड़ी राहत इनको मिल गई कि दामों में काफी तेज गिरावट है। और आपकी तो थीम रही थी एफएमसीजी, बात भी आपने करी थी, आईटीसी तो खैर हमारे रेडार पर रेगुलरली आए, बट एचयूएल जैसे स्टॉक्स की बात कर रहे थे, वहां पर बड़ा फैक्टर है। टाटा कंज्यूमर देख लीजिए, मैरिको देख लीजिए, वहां पर भी एक फायदा है क्योंकि कोपरा के प्राइसेस भी आपको बात नहीं थी गिरते हुए दिखे, और बाकी सारे एफएमसीजी में भी अच्छा एक्शन। तो एफएमसीजी कंपनियों के लिए बहुत ही बढ़िया है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। गोदरेज एग्रोवेट चूंकि पाम ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उनके लिए हल्का सा नेगेटिव कह सकते हैं कि यहाँ पे लोकल मार्केट में भी प्राइसेस कम होगी। रुचि सोया इंपोर्ट भी करती है और खुद भी बनाती है, लेकिन एग्रोवेट रिफाइनिंग भी करती है, तो इनडायरेक्टली वो लगभग न्यूट्रल है। गोदरेज एग्रोवेट के लिए न्यूट्रल है। सीधा सारी एफएमसीजी कंपनियों के लिए फायदे की बात है। अगर एफएमसीजी कंपनियों के किसी के चार्ट पर किसी को बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं, हाथ खड़ा करें, मैं आपके पास में आता हूँ। और अगर कहीं कोई चार्ट में मजबूत नजर आ रहा है तो बताइए। किसी के है चार्ट पे कोई राय, जरा एक बार दिखा दी। सचिन जी के पास पहुंचता हूं। जी सर, बताएं। अनिल जी, यहाँ पर दो स्टॉक्स रेडार पे है। एक तो है एचयूएल, जहाँ पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का ही ब्रेकआउट है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, लगभग मुझे लग रहा है 2480 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए पोजिशनली। डिस्क्लेमर ये होगा कि ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, बट ये ट्रेड हमने 2360 के कॉल ऑप्शन द्वारा रिकमेंड किया हुआ है। एंड डाबर का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट रोलोवर डेटा भी काफी इंटरेस्टिंग था डाबर इस पर्टिकुलर फ्यूचर का। एंड जिस तरीके से अभी ये 520 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छी मूव ऑन द कंटिन्यूएशन साइड नजर आनी चाहिए। तो लगभग अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए तो यहाँ पर एक बुलिश बायस रहेगा। लगभग 540 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑन द लोअर साइड, जब तक 510 के नीचे यहाँ से स्लिपेजेस नहीं आते ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तब तक ये व्यू आउटलुक बरकरार रहना चाहिए। तो जिस तरीके से सारे एफएमसीजी काउंटर्स में एक मोमेंटम बन रहा है, मुझे लग रहा है डाबर एंड एचयूएल, ये दोनों स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में इस एक्सपायरी के लिए जरूर रिटेन करना चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से लगभग अराउंड 528 तक की मूव होगी डाबर में, बट पोजिशनली 540 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 510 पे आपको मेंटेन करना है। यह है आपके लिए एफएमसीजी स्टॉक्स पर राय। और बंसल जी बहुत डिमांडिंग हो गए। अच्छा, 2:30 बजे की मेरी स्ट्रेटेजी है। हाँ। लेकिन ऐसा बोल रहे कि सर बाकी सब छोड़ के पहले मेरे पास आइए। जो 3:10 3:15 का टाइम मैंने रिजर्व किया था वो अभी हो गया। अच्छा। ऐसा कैसे हो सकता है? पर अब तो रिजर्व आप टाइम हटाएंगे तो फिर कहीं मास बंक ना हो, इस आशंका को दूर करने के लिए चलो मैं पहले आ जाता हूँ। स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। वरुण वो खबर दिखा के गलती कर दी, ऐसा लग रहा है इंडिगो वाली, मास बंकिंग वाली। आइडिया मिल गया लोगों को। ब्लैकमेल करना भी लोगों ने शुरू कर दिया है तुरंत ही प्रवाह से। जी बताएं स्पेशल पिक आपकी।
अनिल जी देखिए, समय की नजाकत को आपने समझा अनिल जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और अनिल जी ये जो अभी 3:15 बजे की हमारी कॉल अभी लेनी पड़ रही है, इसकी वजह भी अनिल जी आप हैं। अभी आपने एफएमसीजी स्टॉक्स का जिक्र किया जी, और मेरी और राकेश जी की विशेष खरीदारी की राय है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के ईटीएफ पर। और अनिल जी आज तक जी बिजनेस के इतिहास में किसी ने भी इस पर खरीदारी की राय नहीं दी है, तो आज इतिहास रचा जा रहा है अनिल जी। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के चार्ट पर जबरदस्त ब्रेकआउट है, खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल हुआ है निफ्टी एफएमसीजी में, और इस समय आ गया कि निफ्टी को छोड़ के एफएमसीजी इंडेक्स को देखना चाहिए, विच इज हेडिंग टुवर्ड्स न्यू लाइफ टाइम हाई। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है, और इस एफएमसीजी इंडेक्स में देखें तो मैक्सिमम वेटेज आती है आईटीसी की 29%, फॉलोड बाय लीवर 24%। 3 स्टॉक है जी 5% से ऊपर वाले हैं और बाकी सब 2%, 1% वाले। तो जो एग्रेसिव लोग हैं वो आईटीसी लीवर ले लें। बेस्ट तो ये है कि आईसीआईसीआई का एफएमसीजी का ईटीएफ लिस्टेड है, 403, 404 के अराउंड आ रहा है, इसमें निवेश की राय है। तो ये जो स्पेशल पिक है उसको 10 की कमाई भी मान लेनी चाहिए, और यहाँ पर एटलीस्ट 10% का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो निफ्टी एफएमसीजी के ईटीएफ में निवेश की राय है। ओके, निफ्टी का एफएमसीजी ईटीएफ यहाँ पैसा लगाए 10% तक के गेंस की 10% की राइज ऑलरेडी बड़े मूव आ रही है। और सर आपकी तो एक थीम रही है, जब भी हमने बात करी रिसेंटली कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स ऑटोज रेडार पर थे, आपने फिर बोला था सिलेक्टिव लिकर और एफएमसीजी एक काउंटर था। और आज भी हम आईटीसी की बात, आईटीसी तो खैर आप काफी टाइम से बात कर रहे हैं, आज भी बात हुई थी आईटीसी, एचयूएल, बाकी एफएमसीजी काउंटर्स की, सारे अच्छे मूव में आ रहे हैं। हाथ मत लगाना, बेचना ही नहीं है, रख के रखना है 100%। आईटीसी ये भाव में भी नहीं बेचना है, ऐसा नहीं कि 300 आ गया अब क्या ये हो, कुछ नहीं, ना सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो सिर्फ 3 साल की ऊंचाइयों पर 3 साल की ये ठीक वैसे ही जैसे हमने 90-100 रुपए से 125 रुपए तक आपको एक्यूमुलेशन करने के लिए लगातार बोला, वेदांता करिए बीएससी 400, 500, 600, 800 रुपए तक लगातार बोला एक्यूमुलेट कीजिए, वैसा ही आईटीसी भी है आपके लिए। जो 200 से 250, 240 रुपए तक हमने लगातार बोला एक्यूमुलेट कीजिए, अभी कुछ नहीं बढ़ा है, अभी कुछ नहीं। और एक तो चीज़ है, तो आईटीसी तो आपको बेचना ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो खराब बाजार में आपके ढंग में अच्छे, आपके पास ढंग के अच्छे स्टॉक होते हैं, और उनको ही बेच देंगे तो कचरा ले लेंगे। क्योंकि लेना तो है ही कुछ ना कुछ, ये बेचेंगे तो कुछ और लेंगे, इससे बढ़िया यही रखिए और बेचना बिल्कुल भी नहीं। पहली चीज़ बहुत क्लियर है, भूल जाइए 6 महीने के लिए और कि मुझे नहीं बेचना, भाव जो भी होने दो, 250 हो जाए, 350 हो जाए, 400 हो जाए, 200 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है दीप, वो एफएमसीजी स्टॉक्स। आज सुबह भी हमने बेटर हाफ शो किया था, बिल्कुल, तब भी हमने कहा कि एफएमसीजी स्टॉक्स खरीदने आपको, क्यों खरीदने वो भी मैं बता दूं। जो दिक्कत है ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा है, अमेरिका की इकोनॉमी में ज़्यादा है, बाहर के रिसेशन ज़्यादा है। हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारा अपना कंजम्पशन है, अगर हमारा कंजम्पशन बेहतर है तो फिर हमारे लिए हमारे एफएमसीजी स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर है। करेक्ट। और अगर आपको इंडिया स्पेसिफिक पैसा लगाना तो फिर इन्हीं में लगाएंगे ना। तो इसलिए आपको अब भी कोई जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं करनी है, यहाँ पर खरीदारी ही करनी, बाय ऑन डिप्स ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। और सर मुझे याद है, एक तो काफ़ी सारी कंपनीज ने प्राइस हाइक्स ले लिए हैं, दूसरा मुझे याद है रिसेंटली एचयूएल ने कहा था कि हमें वॉल्यूम्स का इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि डिमांड आ रही है, हम प्राइसेस मेंटेन करेंगे, मतलब हम अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम हाइक भी करेंगे। तो अब उनका मार्जिन, हाँ मार्जिन सुधर जाएंगे। और इमीडिएटली अब क्या होगा, जैसे कमोडिटीज के दाम कम होंगे, फॉर एग्जांपल आज पाम ऑयल के कम हुए, ये प्रोपोर्शनली नहीं घटाएंगे, एग्जैक्टली ये घटाएंगे नहीं, एग्जैक्टली ये दाम तभी घटाएंगे जब वॉल्यूम हिट दिखेगी, और वो अभी दिख नहीं रही, वो अभी नहीं दिख रही। तो जब तक वॉल्यूम हिट नहीं होगी तो ये डबल बेनिफिट लेंगे, एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने का और दूसरा भाव बढ़ाने का, जिससे मार्जिन सुधर के आएंगे। सो आई थिंक ये एकदम क्लियर कट होल्ड है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो एक अच्छा वक्त आ रहा है, बढ़िया टाइम है। और जिस तरह से कई सालों तक आपका एचयूएल ने इंतजार करवाया, फिर 2-3 साल बड़े गोल्डन रहे, अभी भी चल रहे हैं, वैसे वक्त आईटीसी का आएगा। अगर लोगों को लगता है कि आ गया है तो मैं बता रहा हूँ, आया नहीं, आएगा। अभी तो शुरू, अभी आना, अभी तो हिला है, खाली हाथी है, हिला है, अभी तो देखिए क्या होता है, दौड़ना बाकी है 100%। चलिए 2:30 बजे की स्ट्रेटजी कर लीजिए। 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी आई लेते हैं जिसे उनकी स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर सर थोड़ा सुबह से जो 200 पॉइंट नीचे, अभी भी नीचे, एक बार सुधर गया था, एक बार 100 पॉइंट नीचे भी दिख रहा था, वहां से वापस, हालांकि आज शाम अमेरिकी बाजार तो बंद है, 5% की गिरावट आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। यूरोप में अच्छी शुरुआत हुई है और होल्ड कर रहे हैं, आधे से 1% ऊपर आपको यूरोप के बाजार दिखेंगे। कच्चा तेल सुस्त है, 0.5% नीचे है। एशिया में मिला जुला कारोबार था, हांगकांग सपाट था, चीन और जापान में हमने खरीदारी देखी थी आधे से 1% की। बताएं सर क्या करना है इस समय।
क्या करना है? नीचे आए तो तेजी करना है, ऊपर आए तो प्रॉफिट बुक करना है। हाँ, रेंज। अगर दोनों में से एक ही तरफ करना है तो बाय ऑन डिप्स करना है। आप जो कर पाए अच्छे तरीके से, अगर दोनों तरफ कर पाए तो बहुत ही बढ़िया है। दीप, बचे हुए समय के लिए आपके लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, वो है 15,800। 15,800 के पार निकल के टिके तो फ्रेश तेजी होगी, संभावना उसकी कम दिखती है। कम दिखती है क्यों कि 15,800 के कॉल्स पर 66 लाख शेयर है, 25 लाख शेयर आज ही जुड़े। 15,700 के नीचे नहीं जाएगा ये भी दिख रहा है, क्योंकि 70 लाख शेयर वहां पर है और 37 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो 15,700 15,800 का आपका ये जोन है जिसमें आपको रहना है। अब 15,800 आप तभी पार कर सकते हैं जब 200 पॉइंट का डाउ फ्यूचर्स नीचे वो 100 रह जाए, और वो भी 3 बजे के पहले, तो आप शायद 15,800 पार करके ऊपर निकल जाएं। तब आपको 15,850 से 15,900 की रेंज में प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाना और वहां पक्का कर लेना। हाँ, पक्का कर लेना। 15,900 के नजदीक अगर मिल जाए तो पक्का कर लेना। समझो डाउ फ्यूचर 300 हो गया, 350 हो गया नीचे, 15,700 आ जाए, 15,650 आए तो वहां पर फिर से थोड़ा बहुत खरीद लेना। एक्सट्रीम मूव के वक्त लेना है नीचे की तरफ, एक्सट्रीम मूव ऊपर की तरफ देना है। रेंज बाउंड है, एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, वो किस दिन होगा पता नहीं, किस वक्त होगा पता नहीं। तब तक आप राउंड करते रहें, इधर से इधर राउंड करते रहें। 10-12 राउंड हो गए तो आपका एक स्टॉप लॉस कभी लग भी गया तो कोई टेंशन नहीं। तो ये अपना रेंज बाउंड ट्रेड है। अभी फिलहाल जो डेटा दिख रहे हैं 15,800 के ऊपर निकलने की संभावना कम है, मैं मना नहीं करता, कम है, लेकिन अगर 3 बजे के पहले निकल के टिक गया तो 850-900 की रेंज में पहुंचेगा, वहां प्रॉफिट बुक करना है। और अदरवाइज 15,800 पर कॉल ऑप्शन में आपके 66 लाख शेयर खड़े ही हैं तो वो रुकावट की जगह। ये हो गया आपका 15,700 15,800 का लेवल निफ्टी का। बैंक निफ्टी 33,500 अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बचे हुए समय के लिए, और संभावना पूरी कि उसके नीचे आप बंद ना हो। रीजन ये कि 33,500 के पुट पर दीप 22 लाख शेयर हैं, वो अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में 33,800 पर हल्की फुल्की रुकावट, 33,700 से 33,800 की रेंज में दीप है ना, 18 लाख शेयर दोनों स्ट्राइक प्राइस पर है, 700 पर भी 800 पर। तो अब बचे हुए समय के लिए अगर आप 33,825 नोट करिएगा ध्यान से, 33,825 यहाँ से 75 पॉइंट ऊपर 3 बजे के पहले निकल कर टिक गए तो आज ही 34,000 हो जाएगा। वहां से 200 पॉइंट आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी आखिरी घंटे में अगर बाहर निकल के ये भागेगा तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग करवाएगा। और वो 33,700 और 33,800 दोनों पर कॉल राइटर शॉर्ट करके बैठे हैं, नहीं तो फिर कल की कल देखेंगे। 34,000 के ऊपर जाने की संभावना भी कम है। सो 33,800 पहला लेवल है, 825, 34,000 दूसरा लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी। नीचे आपको डाउन साइड रिस्क पता है, 33,500 से नीचे की नहीं है तो आपको रिस्क भी नीचे की मालूम है। ऐसे में 33,650 33,525 के आसपास मिल जाए तो वहां से गिरावट में खरीदारी भी कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स भी करना है, सिंपल है। ठीक है सर। तो ये है आपके लिए भाई। रेंज में कारोबार हो रहा है निफ्टी पर इन पर्टिकुलर, वहां पर रखें नजर, बट साथ ही आपको नजर रखनी है बाजार के एक्शन पर। और पाम ऑयल पर जो एक्शन हुआ है वो भी एक बार सर समझ लिया जाए, एक बार मार्केट के लिहाज से क्या हो रहा है। हमारे कमोडिटी सीम से मृत्युंजय भी हमारे साथ हैं तैयार। मृत्युंजय, एग्जैक्टली समझाइए हुआ क्या है, वापस वॉर के पहले के लेवल्स आ गए, इतनी बड़ी गिरावट कहां से आ रही है? बहुत तेज गिरावट दीप पाम तेल की कीमतों में। पाम तेल ही नहीं बल्कि जो बाकी के तेल हैं, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, ग्राउंडनट ऑयल, सब में गिरावट आई है। और इस गिरावट की 3 बड़ी वजह है जिससे खाने के तेल के दाम घटे हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दो जो कि 2 पाम के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं दुनिया के, इन दोनों देशों में अभी एक्सपोर्ट करने की होड़ लग गई है। मतलब ये चाहते हैं कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें। अच्छा। तो इंडोनेशिया की ये कोशिश है, और मलेशिया ने अभी लिमिट भी बढ़ाया है, अपना एक्सपोर्ट का कोटा बढ़ाया है। मलेशिया चाहता है कि एक्सपोर्ट बढ़े, पहली वजह तो ये है। और ये वजह इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया में ये पाम तेल के उत्पादन का पीक सीजन है। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पाम तेल का, लिहाजा वहां पे गलत हो गया है, रखने की जगह की दिक्कत की खबरें भी आने लगी है। अच्छा। और यही वजह है कि पिछले हफ्ते 14 साल की सबसे बड़ी मंथली गिरावट हमने पूरे जून के महीने में पाम तेल में देखी थी। लास्ट फ्राइडे को ये रिपोर्ट आई थी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन से जो हमारा इंपोर्ट रुका था सूरजमुखी तेल का, वो अब शुरू हो गया है। बाय रोड और अलग अलग जरियों से इंपोर्ट अब हो रहा है, यूक्रेन से आना शुरू हो गया है। अच्छा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। और तीसरी वजह है कि अमेरिका जो कि सोयाबीन का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, वहां पर सोयाबीन के दाम बहुत तेजी से घटे हैं। तो ये 3 वजह है जिससे खाने के तेल के दाम बहुत तेजी से घटे हैं। एक महीने में करीब 35% दाम सर घट गए हैं पाम तेल के। और इसीलिए हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में भी जो बड़ी तेल कंपनियां हैं उन्होंने 15 से 20 रुपए प्रति लीटर एमआरपी में कटौती की है। 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तेल का दाम घटा है, खाने के तेल का? खाने के तेल सच्ची में? बिल्कुल पक्का चैनल चेक करवा लो। हमने चलाया था बजाबता, जो कंपनी ने रिलीज जारी की थी रुचि सोया का, में दिखाया भी था कि प्रीवियस एमआरपी और नई एमआरपी क्या है।
एकदम कंज्यूमर लेवल पे चेक करवाऊं? बिल्कुल, हाँ कंज्यूमर। कहाँ है सारे एक्सपर्ट? कौन बता सकता है कि तेल के खाने पीने के तेल के दाम कम हुए हैं? कोई बता सकता है? चलो किरण जी बता देते, लेकिन किरण जी 2 हफ्ते छुट्टी पे थे, बाहर गए हुए थे, छोड़ दिए, किरण जी को जाने दीजिए। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि अनिल जी मैंने तेल छोड़ दिया है बंसल जी के आग्रह पर। अनिल जी तेल घी से मैं बिल्कुल परहेज कर रहा हूं, इसलिए अंदाजा नहीं है अनिल जी। देखो छोड़ने तक तो ठीक है, बंसल जी किसी और चीज को चालू करने के लिए बोले ना तो वो मत सुनना। आपकी चाय ही ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बंसल जी की सारी राय माने, है ना। लिमिटेड एडवाइस लेना, बाकी सारी की सारी मत ले लेना। पता चला क्या क्या चालू करवा दे, भरोसा नहीं बचे। वैसे एथेनॉल के दाम भी गिर रहे हैं। एथेनॉल के दाम भी गिर रहे हैं, वेरी गुड। शुगर के दाम गिर रहे हैं, वीट गिर रहे हैं। आई थिंक ये पूरी जो फूड इन्फ्लेशन की स्टोरी, फूड इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है एकदम, राहत आ रही है वहाँ पर। तो आप जो प्रत्युंजय कह रहे हैं वो 2 चीजें, एक तो ये कि भाई मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा। ये इंडोनेशिया वाले थे ना जो महीने 1.5 महीने पहले बोल रहे थे कि तेल की कमी हो जाएगी और हमें एक्सपोर्ट नहीं। तब क्या हुआ था? तब उस वक्त उन्हें ये लगा था, क्योंकि वहां पर दाम बहुत बढ़ गए थे। हाँ। इंडोनेशिया में तेलों के, और वहां पे बड़ा रिवोल्ट होने लगा था, बड़ा सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा था। तो उन्होंने एक पैनिक स्टेप उठाया था कि एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। हालांकि उस वक्त बैन के सब लोग खिलाफ थे। अच्छा। उन्होंने ये कहा था कि बैन लगना नहीं चाहिए, और बैन लगने के बाद जो वहां पाम के किसान हैं उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पाम का अच्छा भाव नहीं मिल रहा था। और अभी सिचुएशन ये है कि वहां पाम रखने की जगह नहीं है। पाम फ्रूट ब्रंच जो हार्वेस्टिंग होती है पाम की, वो पाम फ्रूट ब्रंच कहाँ रखेंगे, इसकी जगह नहीं मिल रही है। पाम के खेतों में पाम रखने की जरूरत नहीं है। ओके। ये सर, ये पाम फ्रूट ब्रंच है। अच्छा, ये ऐसा दिखता है? हाँ। ये व्हाइट क्या है? ये वही सर, पाम को जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं। एक दिन मंगाओ ना, मंगा सकते हैं, हम फ्रूट दिखा सकते हैं। बड़ा होता है, मंगा सकते हैं। बड़ा होता है काफी। हाँ, बड़ा होता है, पूरा फ्रूट बहुत बड़ा होता है। अच्छा, कटहल से भी बड़े होते हैं। अच्छा, कटहल साइज जैसा? उससे भी बड़ा होता है। मैं गया था इंडोनेशिया, तो वहाँ गया था मैं। फोटो खींचे इसके साथ में सर, हाथ में लेके दिखाइएगा जरूर। अच्छा, और ये काफी बड़ा होता है। माय गॉड, ओह इतने बड़े बड़े होते हैं। इनका तेल निकलता है? गजब। चलिए बढ़िया। तो ये है आपके लिए पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन पाम ऑयल को लेकर। तो हिंदुस्तान में पाम ऑयल के दामों पर क्या असर पड़ेगा, जल्दी से ये भी बता दीजिए। दाम सर और घटेंगे। हमने कुछ अभी एक्सपर्ट से भी बात की, उनका मानना है कि अभी तेल की कीमतों में कुछ और कमी आएगी, क्योंकि एक तो सप्लाई बढ़ रही है। हमारा जो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है सर कि शुक्रवार के मुकाबले आज जो हमारा इंपोर्टेड पाम ऑयल का प्राइस है वो $100 प्रति टन कम हो गया है। मतलब शुक्रवार को था $1350 प्रति टन, जो आज घटकर $1250 हो गया। मतलब एक ही दिन में आप कहें कि $100 की गिरावट आई है। तो इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर तक भी पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा घटा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं घटा है, कि पुरानी कंपनी अभी भी MRP पर ही बेच रही है। एक अरविंद कुमार मिश्रा साहब कह रहे हैं कि 232 से 187 रुपये आया है सफोला का। लेकिन इस पे इवनिंग में जरा एक बार स्टोरी करवाइए, चेक करिए कि वाकई में अगर खाने पीने के तेल के दाम जो घटने चाहिए, सारी कंपनियों ने घटाए कि नहीं घटाए। नहीं घटाए तो बढ़ाने में तो बढ़ा लेते हैं, घटाने में नहीं घटाए। इस पर स्टोरी होनी चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाया जाए, ठीक है ना। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है अब बसीन साहब से मुलाकात करने का। बसीन साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका। बनाए सर पहले तो आउटलुक और अपडेट। गुड आफ्टरनून अनिल जी। सुबह आपको कहा था 1 घंटे में मार्केट रिकवर कर जाएगी, कल 16,000 के दर्शन हो जाएंगे। अब आपके सामने है पाम ऑयल प्राइसेस, कमोडिटीज आर सेलिंग ऑफ। इससे ज्यादा और क्या बुलिश हो सकता है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन इज डाउन। और ये देखिए, इसका प्रीकर्सर पहले ही बॉन्ड यील्ड्स में आ गया। तो ऑब्वियसली अगर एनर्जी घटती है तो डाउ कंपोनेंट्स में जो एनर्जी के कंपोनेंट है वो घटेंगे। बट इंडिया बिकम्स अ वेरी वेरी गुड स्वीट द बेस्ट मार्केट टू बाय। तो कोई दो राय नहीं, इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। सुबह का भी अपडेट दे दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा कल आपको 96 में दिलाया था, 100 रुपये हो गया। जी 213 वाला 219, IDFC फर्स्ट आपको सुबह 3315 वाला 3470 बिक गया, और स्टेट बैंक अभी कायम है। अब आप कहें तो 2 नहीं 3 कॉल हैं, और तीनों दिग्गज स्टॉक हैं, जो क्योंकि अगर 16,000 जाना है तो 16,000 ले जाने वाले शेयर बता रहा हूं आपको। ओके, तो निफ्टी 16,000 पार करने को तैयार है, और ऐसे में दिग्गज शेयरों में करनी है खरीदारी। 3 बेहतरीन स्टॉक आ रहे हैं आपके लिए बसीन साहब की तरफ से, बताएं सर। अनिल जी, पहले तो आप याद कर लीजिए, सुबह आपको 9:45 बजे कहा था कि 1 घंटे के बाद रिकवर हो जाएगी। करेक्ट, राइट, बहुत ही बढ़िया सर, शानदार रिकवरी आई है। तो अनिल जी, सबसे पहले लीजिए लार्सन एंड टूब्रो।
देखिए मिडल ईस्ट में उनका कॉन्ट्रैक्ट, लोकली जितना बिजनेस है, एलएनटी इज अ नो ब्रेनर, और साथ में अगर इनपुट कॉस्ट घटेंगी उनके मार्जिन एक्सपैंड होने ही होने हैं। एलएनटी हैज द बेस्ट प्ले ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ 1550 में लीजिए, आई मीन फ्यूचर डिस्काउंट पे चल रहा है क्योंकि डिविडेंड है। 1515 का स्टॉप लॉस, 1650 से कम मत बेचना, 1650 कल ही आ जाए। कोटक बैंक आई थिंक बेस्ट निम और बेस्ट एसेट क्वालिटी, 1665 रुपए और 68 के बीच में लीजिए। 1635 का स्टॉप लॉस, 1715 का टारगेट। और तीसरा अगेन दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक, 1352-54 में लीजिए, 1315 का स्टॉप लॉस, 1450 का। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में जो मर्जर है वहां से आपको क्लियरेंस आ गई फ्रॉम दी एक्सचेंजेस, और एचडीएफसी ने जो क्रेडिट ग्रोथ आपको बताई इसका भाव तो पहले ही 1400 होना चाहिए, और बैंक निफ्टी अगर 35,000 जाएगा तो एचडीएफसी लेके जाएगा। ओके, तो तीन दिग्गजों में करनी है खरीदारी, एलएनटी, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए वसीम साहब की तरफ से। कल ही 16,000 आने की संभावना पूरी है। आज जिस तरह से तेजी बनती दिख रही है, 3 बजे के पहले 15,800 को पार करके टिकता हुआ दिख रहा है दीप, और बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया जिसकी इंतजार थी 33,800 के आसपास। इसलिए मैं कह रहा कि अगर 33,800 के पार निकलता तो एक बढ़िया ब्रेकआउट की तैयारी बैंक निफ्टी में भी होती हुई दिख रही है, जो आपके सामने। धन्यवाद वसीम साहब, ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए इस वक्त 3 बेहतरीन पिक्स आती हुई वसीम साहब की तरफ। आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 210 रुपए का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, एक अच्छी खासी गिरावट के बाद जब स्टॉक अभी मूव स्टार्ट कर रहा है, तो अगले 2-4 दिनों के अंदर टाटा पावर पे 10 से 15 रुपए का मूव ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 202 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए। टाटा पावर में जो ऊपर में लेवल देखने को मिल सकते हैं, 218 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 218 रुपए का लेवल टूटने पे 222 रुपए तक के लेवल टाटा पावर के अंदर इसी हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए। तो यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 202 के स्टॉप लॉस से 218 से 222 तक के टारगेट्स के लिए टाटा पावर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो टाटा पावर इसमें आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। यहाँ पर रखिए नजर, 218 से 222 फाइनली मोमेंटम में आ रहा है। काफी कमजोर कुछ दिन रहे टाटा पावर के लिए, अब यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिस पर हम सुबह भी बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने फ्राइडे को तो भारी गिरावट देखी, आज थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है काउंटर, बट बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एकदम सपाट है। आइए समझते हैं रिलायंस के लिए और बाकी जो ओएनजीसी में हम भारी गिरावट देख रहे हैं, बाकी ऑयल एंड गैस शेयर्स में जो इम्पैक्ट आए, एग्जैक्टली हुआ क्या है, सरकार का जो डिसीजन था, और वहां से फिर हमें क्या समझना है। वरुण है तैयार, वरुण बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली दीप, तो जो पेट्रोल डीजल और एटीएफ पे सरकार ने एक्सपोर्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, इसका हमने आपको बताया भी था फ्राइडे को कि किस तरह से रिलायंस पे खासकर असर देखने मिलेगा, और उसी के ऊपर अब रिपोर्ट्स आते हुए नजर आई है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात चल रही थी कि इनका एक्सपोर्ट यूनिट जो है जामनगर में वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, एक्सपोर्ट यूनिट है, इसके लिए उसके ऊपर नहीं लगेगा इस तरह का एक्साइज। लेकिन उसके बाद ये क्लैरिटी भी आई कि इस पे वो एक्साइज लगेगा, और जाहिर सी बात है उसका बड़ा खामियाजा जो है इस कंपनी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो रिफाइनरी है, जो यूनिट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसमें करीब 5.8 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास का उत्पादन कंपनी करती है, और ज्यादातर वहां से तो पूरा एक्सपोर्ट ही होता है। इसका इंपैक्ट जो है कंपनी पे साफ देखने मिलेगा। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जिसपे दिग्गज सीएलसी का कहना है कि इस कदम के चलते इस कंपनी के जीआरएम पे करीब 10 से 11 डॉलर प्रति बैरल के आसपास का इंपैक्ट आ सकता है। जेफरीज का कहना है कि इस ऐलान से कंपनी को FY23 में एबिटा में कम से कम 4 से 5% के आसपास की कमी आ सकती है। इनफैक्ट और ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ कह रहे थे कि सालाना एबिटा में 27 से 32 हजार करोड़ रुपए के आसपास की कमी जो है वो आ सकती है। वो इसलिए कि कंपनी की जो कुल रिफाइनिंग है उसमें से 72% जो है वो डीजल, पेट्रोल और एटीएफ का ही रहता है। इनफैक्ट कुल रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स जो है उसमें कंपनी 58 to 60% जो है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट करती है। एक बैरल प्रति जीआरएम के आसपास के बदलाव से कंपनी के ओवरऑल अर्निंग्स में 2.5 से 3% के आसपास की जो डिफरेंस है वो आता है, और इसका खामियाजा जो है रिलायंस को भुगतना पड़ेगा, और इसके लिए ब्रोकरेज हाउसेस ने इनको डाउनग्रेड भी किया है। जेफरीज देखिए प्राइस टारगेट काट रहे हैं, 2950 से काट के 2900 का किया है। मैक्वेरी अंडर परफॉर्म का 1850 का यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउस ये भी मान रहे हैं कि इससे सरकारी कंपनीज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि गोल्डमैन ने ओएनजीसी पे प्राइस टारगेट काटा है, जेपी मॉर्गन ने काटा है। तो ये कुछ कंपनीज है जो मान रहे हैं कि ओएनजीसी पे भी इसका इंपैक्ट आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए आप देख रहे हैं इन काउंटर्स पे ज़्यादा दबाव देखने मिल रहा है। इनफैक्ट दीप, इसमें तो रिलायंस का तो बेसिकली कुछ एनालिस्ट से मैं बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि क्योंकि ऑयल एंड गैस में इनको जो विंडफॉल गेन होने वाला था
वो नहीं होगा तो खासकर रिटेल और बाकी कारोबार में जो ये केपेक्स करने वाले थे वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। इस तरह के हाईलाइट्स भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कर रहे हैं, देखते हैं उसका आगे चल के क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कदम के चलते रिलायंस जैसी कंपनी का ओवरऑल जो जितने भी सेगमेंट्स है उस पर कहीं ना कहीं आपको असर देखने मिल सकता है। बिल्कुल, और रिलायंस के चार्ट पर हम देख भी रहे हैं आज थोड़ा संभला हुआ है गिरावट के बाद, देखते हैं अब यहाँ से कहाँ जाएगा। एक बार किरण जी से चार्ट पर भी राय ले ली जाए। किरण जी, आज 2400 होल्ड कर रहा है बट 7% फिसला था फ्राइडे को। सर, रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं। रिलायंस अच्छा खासा गिरावट और अच्छे खासे वॉल्यूम से साथ हुई थी, तो मेरा मानना है कि अभी के लिए तो ये जो आज का मूव है वो छोटा सा पुल बैक ही माना जाए। अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, पर अगर कल के लोज यानी शुक्रवार के लोज और 12 मई के लोज ये अगर टूट जाते हैं तो इसमें काफी अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। शायद हम 2300 के नीचे के लेवल्स भी देख सकते हैं। इसमें क्लैरिटी जब आएगी बुलिश साइड में, अगर ये 2500 की लेवल क्रॉस कर लेता है तब तक के लिए मैं न्यूट्रल टू नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करना चाहूंगा। अभी तक भरोसा नहीं है, न्यूट्रल टू नेगेटिव व्यू ही रहेगा रिलायंस पर। देखते हैं, आज संभला हुआ है बट क्या यहाँ से और गिरता है या नहीं, ये इसके लिए बड़ा सवाल बन रहा है। एक बार इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर रखिए नजर। एबीबी पर चार्ट कॉर्नर कॉल आया था, उसके बाद सीमेंस पर हमने खरीदारी की राय देखी है किरण जी की तरफ से आती हुई। कमिंस, एलएनटी पर अभी बुलिश थे भसीन साहब, और कमिंस ये भी एक और काउंटर है, इस पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। सचिन जी, जरा कमिंस का चार्ट देखें। बाकी इंफ्रा कैपगुड शेयर्स में भी अच्छी तेजी आ रही है, कमिंस क्या कर सकता है यहाँ से? दीपांशु, यहाँ पर भी रोल ओवर डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट एक काफ़ी अच्छे डाउनवर्ड या फिर डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन से ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में इसने एक कंफर्म किया था, उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन चल रहा है। तो जब तक आई थिंक 1030 के नीचे नहीं स्लाइड होता तब तक आई थिंक ये जो मोमेंटम लगा है ये मोमेंटम कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। लगभग यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं आपको 1030 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए कमेंट्स के लिए। इन्फ्लेशन रिलीफ जहाँ जहाँ आपको आते हुए दिख रहा है वहाँ वहाँ आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट आज मक्वारी की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई थी, इस पूरे स्पेस पर एबीबी उन्हें पसंद आ रहा है, थर्मैक्स पसंद आ रहा है, एमटा टेक्नोलॉजी उन्हें पसंद आ रहा है। ये कुछ काउंटर्स हैं। एलएनटी पर वो 37% अपसाइड देख रहे हैं, सीमेंस पर 25% और कमेंट्स पर भी वो देख रहे हैं यहाँ से ठीक ठाक एक्शन रहना चाहिए। तो काफ़ी सारे काउंटर्स हैं स्पेस पे जहाँ पर मूव आएगी। एक बार थर्मैक्स का चार्ट भी देखें। बाकी कैप गुड्स के हिसाब से हालांकि यह वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं है, बट थर्मैक्स का शेयर भी आपको मूव करते हुए दिख रहा है कि नहीं। थर्मैक्स अभी मूव आना बाकी है, वैसा मोमेंटम नहीं आया। एक बार सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी, बाकी शेयर्स में आ गया है मोमेंटम, क्या इसमें भी बन सकता है या फिर अभी इसी रेंज में रहेगा? दीपांशु, स्टॉक मेरे को लग रहा है रेंज बाउंड रहेगा। स्टॉक के अंदर ऊपर में जब 2125 का लेवल टूटेगा तब इसके अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, नहीं तो स्टॉक एक रेंज में ही घूमेगा जिसके अंदर 1950 नीचे में सपोर्ट है और 2125-30 के आसपास तक ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो वहां तक जाने की संभावना है। आपके लिए राय इस समय थर्मैक्स पर, जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन यहाँ पर भी बनते हुए दिख सकता है किरण जी के लिए बिल्कुल। आइए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया है। जो क्रूड पाम तेल में या ऑयल में जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ जिसका एक बेनिफिशियरी रहेगा वो रहेगा जुबिलेंट फूड, जैसे मुझे लगता है। जो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो मेरा मानना है कि जुबिलेंट फूड्स खरीदे। आप अभी 552 तक हो गया है, 552 पे खरीदिए। 540 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 580 590 2 दिनों का टारगेट रहेगा। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए आप ऑप्शन के जरिए भी बाय कर सकते हैं। 550 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसको बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 22 रुपए का रहेगा। पहला टारगेट 39 का, दूसरा 45 का। ये टारगेट्स आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जुबिलेंट फूड्स। ओके, जुबिलेंट फूड में खरीदारी करने की राय। और बोल रहे हैं किरण जी की पाम तेल के जो दाम कम हुए उसका, तो ये फ्रेंच फ्राइज और बर्गर और ये सब किरण जी क्या पाम ऑयल में बनते? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। तो फिर आपने बोला अभी
अभी तो आपने बोला मुझे लगता है अच्छा। प्रॉफिट है, पर मेरा मानना है कि देखिए बाकी के तेल के दाम भी गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा थोड़ी देर मृत्युंजय ने कहा, तो शायद इसका इम्पैक्ट आपको जुबिलेंट फूड्स में भी देखने पड़ेगा। एनी आइडिया कि किस में बनते हैं? सोया, पाम, मूंग या सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर, वन ऑफ दीज, आई डोंट नो। बंसल जी आपको आइडिया है? अनिल जी पिज्जा किस में बनता है ये पता कीजिए। बिल्कुल आइडिया नहीं है जी इस चीज से, तो मैं अच्छा, पिज्जा तो चीज में बनता है, पिज्जा कहाँ से ऑयल में बनता है? कुणाल जी आप इतने भी मतलब वो नादान नहीं है, इतना तो आपको काम आता है घर का। अनिल जी देखिए जुबिलेंट फूड वर्क्स तो पिज्जा बनाती है। अनिल जी पिज्जा का पता करें, पिज्जा में कौन सा? पिज्जा में तो सिंपल है, नीचे बेस है, ऊपर सब्जियां रखनी है और चीज की वो लेयर बना देनी, बस। और क्या है, सिंपल से सबसे आसान काम यही है जी। बंसल जी तो अनिल जी उसमें पाम ऑयल तो लगा नहीं है ना फिर? हाँ नहीं लगा। अनिल जी मुझे ना पराठा पिज्जा बनाना आता है अनिल जी। हैं? पराठा पिज्जा ये क्या होता है? मतलब आप पराठा बनाते हो इतना कड़क हो जाता है कि पिज्जा जैसा लगता है। जुबिलेंट फूड अनिल जी बंद हो जाएगी दुकान। तो आप पराठा बनाने की कोशिश करते हैं, इतना कड़क बनाते हैं कि वो पिज्जा जैसा उसका बेस हो जाता है, हार्ड इतना। यही हो सकता है पराठा पिज्जा। तो उसको बंसल जी ने छुपाने के लिए कि भाई मैंने बहुत खराब बनाया, नाम पराठा पिज्जा का दे दो, यही हो सकता है। और तो नया इसमें नया इन्वेंशन क्या हो सकता है? चलिए बढ़िया है। सरसों का तेल, सरसों का तेल, हाँ, मैकडॉनल्ड्स की वेबसाइट पे अगर देखो ना उसमें लिखा हुआ है कनोला ब्लेंड ऑयल। अच्छा, अच्छा उसमें वो बनाते हैं, उसमें तो हमारे लिए सरसों का। ओके, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, सरसों का तेल। चलिए हमारी नॉलेज बढ़ाई किरण जी ने, धन्यवाद किरण जी। तो हमने कहा कहाँ का। अच्छा बाय द वे, न सिर्फ जुबिलेंट, सफायर फूड देखिए ये 3% ऊपर है, जरा देवयानी भी दिखाई है, और मिसेस बेक्टर्स फूड, ये इस स्पेस के सारे शेयर थोड़े थोड़े मजबूत होते हुए आपको नजर आएंगे इस वक्त। एक्चुअली वीट के दाम भी गिरे हैं, गेहूं के दाम 5 महीने के निचले, 5 महीने, उससे भी काफी फायदा इन लोगों को हो रहा है, यहाँ से भी एक बड़ी राहत आ रही। तो बेकरी प्रोडक्ट्स जो सब बनाते हैं उनके लिए भी बड़ा फायदा है, या फिर जो रॉ मटेरियल इनके यूज होता है। तो मिसेस बेक्टर फूड, सफायर फूड, इन सब के लिए बड़ा पॉजिटिव है इस वक्त, जो आप देख सकते हैं। ओके, 15,800 के ऊपर टिकने की तैयारी 3 बजे। ये आपके लिए अच्छा, आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले, और थोड़ा सा डाउ फ्यूचर सुधरा है 50 पॉइंट निचले स्तर से, 210 पॉइंट नीचे था, अब 155 पॉइंट नीचे है इस वक्त। तो ये है आपके लिए इस समय बाजार का एक्शन। और ब्रेकआउट वाले काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो रेडार पर आ रहे हैं, एक्चुअली नजर रखिए। अभी हम देख रहे थे कमेंट्स में मूव आ रही है, आरईसी पे देखिए, यहाँ पर एक मूव आती हुई दिख रही है, 2.5% ऊपर आरईसी, और एक सडन स्पाइक आपको आरईसी के चार्ट पर आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी जरा देखें, आरईसी इस पर एक मूव आ रही है। बिल्कुल एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है दीपांशु, और पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक अब एक मेजर रेजिस्टेंस है, कंजेशन जोन में प्रवेश करने वाला है, और वहां पर काफी संघर्ष होगा। ये लेवल्स 130 से लेकर के 134 के हैं, जहां पर कि काफी बिकवाली का दबाव झेलना पड़ेगा। तो ये कंजेशन जोन पार हो जाए तो फिर स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। फिलहाल मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है, एक बहुत टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें, 134 तक के लेवल्स मुमकिन दिखाई देते हैं। 134 के टारगेट से लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। ये आपको आरईसी में एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। कुछ नए नए काउंटर्स हैं। बाय द वे, कच्चे तेल की गिरावट का फायदा भी काफ़ी सारे स्टॉक्स को हो रहा है। एस्ट्रल, ये आई थिंक पिछले हफ्ते भी आपको मूव दिखा रहा था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से स्पाइक दिखा रहा है, 4% ऊपर एस्ट्रल का काउंटर आ रहा है। इस पर रखते हैं नजर, व्यू भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। उससे पहले एक ट्रेडिंग कॉल तैयार सचिन जी की तरफ से, BTSTT। बताएं सर। बताएं सर आपकी पिक। हेलो, हाँ दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जिस तरीके से इसने 800 का लेवल रिकॉन्कर किया है। 5 दिनों की डिक्लाइन इसने 2 दिन में ही निकाल दी है, तो लगभग अराउंड 805 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर ऐड करनी है। टारगेट ऑन दी अपसाइड लगभग अराउंड 845 से लेके 860 तक का नजर आ रहा है। तो खरीदारी करनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फ्यूचर्स में। एक और FMCG काउंटर जहां पर आपको करनी है खरीदारी, ये थोड़ा मोमेंटम में आते हुए दिख भी रहा है। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा इसका एक्शन। इस बीच एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आशीष हमारे लिए लेकर आए हैं। और सर
हम बात कर भी रहे थे फ्राइडे को कि 3 लगातार महीने अगर बाजार गिरते हैं तो चौथा महीने बहुत कम संभावना होती है कि बाजार की अंडर परफॉर्मेंस रहे, और जुलाई के लिए वैसा ही सेटअप लग रहा है। प्लस जुलाई में बाजार की चाल कैसी रहती है अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा करें जो हमारी टीम ने एनालाइज करा है, तो दोनों फैक्टर्स कंबाइन करके एक प्रेडिक्शन निकली है जुलाई के लिए। एक बार इसे समझा जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। तो आशीष बताइए सर। तेजी के लिए तैयार हो जाएगी 5 से 8%। अच्छी तेजी आएगी सर, 5 से 8%। औसत 15 साल का भी निकाल कर देखूं तो 2.5% की तेजी, जिसमें नेगेटिव को भी मैं फैक्टर करके 10 में से 7 सीरीज पिछली पॉजिटिव रही है। पॉजिटिव रही है। करेक्ट। हाँ, याद तो है डेटा है। हाँ, और एक सीरीज में जो नुकसान हुआ वो भी मामूली सा हल्का सा था। 2 सीरीज थोड़ी सी नेगेटिव बंद हुई, और 10 में से 7 सीरीज जो पॉजिटिव हुई, इसमें से 1 या 2 सीरीज ऐसी जो हल्की सी पॉजिटिव बन हुई, बाकी मिनिमम 3 से 6% तक की तेजी बनती है। अच्छी मूव बनती है। तो अच्छी मूव आजकल तो 3 से 6% एक महीने के हिसाब से बढ़िया ही माना जाता है इस बाजार में। तो 6% मतलब आपका कितना हो गया? 400-500 पॉइंट निफ्टी हो गया आराम से। नहीं ज्यादा होगा। सॉरी 900 पॉइंट। 900 पॉइंट होगा। 900 पॉइंट हो गया। हाँ 900 1000 पॉइंट हो गया। 1000 पॉइंट तो बहुत हो गया। बहुत हो गया। 17600 17800। बताइए। सब ब्रॉडर मार्केट्स में भी तेजी आएगी। निफ्टी का तो हाल आपने 10 साल का बता दिया, लेकिन मैं आपको जो है 15 साल का डेटा अब आपके सामने रखता हूँ कि अच्छी तेजी आती है। सिर्फ 15 साल में 4 बार ऐसा हुआ है कि बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली है। 1 जुलाई 2019 करीब 6% का कट यहाँ पर देखने को मिला था। जुलाई 2013 करीब 2% की गिरावट थी। जुलाई 2012 यहाँ पर 1% का करेक्शन था। 11 में देखें तो करीब 3%, यानी 11, 12, 13 ये 3 साल ऐसे थे कंसेक्यूटिव जहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। फिर 2014 में करीब 1-1.5% के गेंस थे। 14 से 22 में खाली एक ही बार खराब हुआ। हाँ, जुलाई महीना 19 में बस। वाह, तो 2-3 कोई बड़ी गिरावट नहीं है सर। साल में 2 बार आ जाए जुलाई तो ठीक रहे। अगर इतना बढ़िया मार्केट लग रहा है नहीं। बहुत बढ़िया सर। हाँ। और मैं तेजी वाले भी डेटा आपको बता दूं। गिरावट के साथ शुरुआत की तो जुलाई 2018 में देखिए 6% की तेजी आई थी। 2017 में 6%, 16 में भी देखें तो 4-4.5% का मूव देखने को मिला था। 2009 में 8%, 2008 में करीब 7%, और 2007 में भी देखें तो 5% की तेजी थी। यानी जो तेजी की पॉसिबिलिटी है वो कई ज़्यादा है, और सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है निफ्टी में जब अगर आप देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं यहाँ पर भी एक्शन कोई कम नहीं रहा, क्योंकि आप देखें निफ्टी 500 का रिटर्न्स का जो आकलन करके देखा है तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखें तो निफ्टी 50 की तरह निफ्टी 500 में पिछले 15 साल में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब आपको गिरावट देखने को मिली है। और औसतन 15 साल का आप एवरेज निकाल कर देखें तो 2.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले, और बड़े बड़े मूव्स आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 2009 की बात की, 8.5% के मूव यहाँ पर देखने को मिले। 2008 में देखें तो 8% की तेजी थी। 16 में 5%, 17 में 5%, और 18 में भी देखें तो 5% से ज्यादा की तेजी थी। सिर्फ जुलाई 2019 ऐसा था बाजार के लिए थोड़ा सा खराब था, जहां पर आपको 6% का कट देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो जो 2020 था जुलाई, यहाँ पर आपको 7% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो सिमिलर ही सेटअप है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 बार नहीं केवल 3 बार हुआ है 15 साल में जहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है। जुलाई 2013 सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, जब करीब आपको 18% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। 2019 में भी अगर आप देखें तो कुछ नए रिफॉर्म्स की वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, और 7-8% का करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेंड यही इंडिकेट कर रहा है कि जुलाई का जो महीना है इसकी पॉसिबिलिटी यही है कि बाजार में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी जुलाई के महीने में, और जुलाई के महीने की शुरुआत में ही वो लक्षण आते हुए दिख भी रहे हैं। आप देख लीजिए 15,800 के ऊपर आज बंद होने को तैयार होता दिख रहा है निफ्टी वापस से। और सबसे बढ़िया बात है बैंक निफ्टी 33,900 का टारगेट आ चुका है। दीप 34,000 आज आने की तैयारी में मैं बोल मूव कर रहा है। 3-5 भी हो गए। हाँ नहीं 34, 125, 150 तक जाने की तैयारी। लेकिन एक बार जुलाई सीरीज पर जल्दी से एक बार राय ली जाए आशीष सर से, बताएं सर। अनिल जी देखिए, हिस्टोरिकली तो मैं कोई कनेक्शन नहीं बोल सकता, बट जिस तरह से मार्केट निकल के आया है और अनिल जी सारी चीजें अब्जॉर्ब हो रही हैं, दिस जुलाई कैन बी पॉजिटिव। अनिल जी मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। और अनिल जी अगर मेरा मानना यह है कि अगर ये बेयर मार्केट रैली भी है, मतलब बेयर मार्केट में भी एक रिवर्सल आते हैं और शार्प रिवर्सल्स आते हैं उसके अंदर, तो अनिल जी वो मतलब आई थिंक द बेस्ट प्लेस मंथ इज जुलाई, क्योंकि जिस प्रेसिडेंट मतलब जो प्रीसीडिंग 2 मंथ थे हमारे अनिल जी वो बहुत ही डिप्रेसिंग थे।
और जिस तरह से उसमें से लोग निकल के आए हैं, तो पहले अनिल जी अपने वो जो मतलब वुंड्स ही नर्स होते रहते हैं, तो ये एक रिवर्सल डेफिनेटली जुलाई में मिल सकता है। तो जुलाई में आई एम टोटली विद आशीष, और अगर आप भी कहें तो जुलाई में एक अच्छा मूव हमारे को जरूर मिल सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, और जो मैंने जितने भी स्टॉक्स बोले, और अनिल जी एक चीज और बोली कि अब इन लेवल्स पे अनिल जी अगर थोड़ा नीचे भी जाए ना तो स्टॉप लॉसेस नहीं रखने चाहिए, आगे पीछे करके आपके भाव जरूर मिलेंगे। तो अनिल जी अच्छे स्टॉक्स में जुलाई में काफी रिकवरी हो सकती है लोगों की। जुलाई में संभावना है कि आपको कुछ अच्छे लेवल्स देखने को मिले, और जुलाई सीरीज का आउटलुक हमने भी यही कहा था कि ये महीना आप तेजी के लिए तैयार रहिए, और शुरुआत में ही वो संकेत आते हुए नजर भी आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे बिल्कुल जय ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय। जी अनिल जी, पॉजिटिव आउटलुक है जुलाई के लिए अनिल जी, और पॉजिटिव साइड पर ही कॉल है। निफ्टी पर 15,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी खरीदे, 140 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदने की सलाह है। 92 पर एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको खरीदना है। टारगेट ऊपर में अनिल जी रहेगा इसका 195 एंड 215, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। इनफैक्ट आज सुबह अनिल जी इंडियन होटल्स पर मैंने कॉल दिया था 11 रुपए पे, वो लगभग 13 रुपए 20 पैसे 30 पैसे हो गया कैश ऑप्शन में। वहां पे 1:2 रिस्क 1:1 तो रिस्क और अचीव हो गया। 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हमने अनिल जी वो बाय रेकमेंड दिया था। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे कॉल दिया था। सो बैंक निफ्टी के तो अनिल जी सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं, उसमें तो ऑलमोस्ट 34,000 लेवल्स देखने मिल चुका है। निफ्टी अनफॉर्चुनेटली 4 पॉइंट से अनिल जी स्टॉप लॉस हुआ, पर नेवरदलेस फिर से मौका मिल रहा है यहाँ पे तेजी करे। आउटलुक पॉजिटिव ही है, वही देखना था कि 15,600 तोड़ता नहीं और 15,800 निकाले। 15,800 अनिल जी निकाला है, अच्छा बिल्डअप अब लोअर साइड पर 15,700 तक भी आपको देखने मिल रहा है। सो आई बिलीव इमीडिएट बेसिस पर 15,700 इज एन इमीडिएट सपोर्ट। एंड अब 15,900 इतना रेजिस्टेंस नहीं लग रहा जितना 16,000 लग रहा है। सो आई थिंक यहाँ से और 160 पॉइंट तक की तो रैली हमें देखने मिलनी चाहिए। सो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी 1:1 है, बट पॉजिटिव ब्रेकआउट है तो 16,000 के लेवल तो टेस्ट अब कर ही सकता है। 16,000 के लेवल, ये मूव है सर, लग रही है कार्ड्स पर जैसे मूव आ रहा है। आज क्लोजिंग बढ़िया होती दिख रही है। 15,850 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो दीप 28 जून के बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। और 15,832 और 15,850 2 दिन आपको 15,800 के ऊपर क्लोजिंग मिली थी, और उसके बाद 15,800 के नीचे मिली नहीं, और उसके बाद थोड़ा हम नीचे भी गए। लेकिन अगर ये होती तो पिछले इस पूरे रनअप का जो हमने 15,200 से देखा है वो हाईएस्ट क्लोजिंग मिलेगी, और उसकी तरफ बाजार बढ़ रहे हैं। तो आज एक अच्छी क्लोजिंग हो सकती है। बैंक निफ्टी ने 27 तारीख को 33,811 की क्लोजिंग दी थी, उसके ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने को तैयार। तो बैंक निफ्टी तो साफ साफ ब्रेकआउट दे ही रहा है, कोई सवाल ही नहीं। 34,150 का हमने टारगेट बोला ही आज ही, 34,150 की तरफ 33,925 और 34,000 दो तो आ ही गए आपके एक तरह से। ठीक है, अब देखते हैं 34,150 का टारगेट कल के लिए बनता है बैंक निफ्टी का, वो देखते हैं। तो फिलहाल ये है पूरा का पूरा एक्शन। बिल्कुल, आइए सुमित जी के पास चलते हैं, उनके कॉल के लिए। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 270 रुपए 270 रुपए 25 पैसा। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, उस गिरावट में अभी पॉज मिला है और यहां से बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठ रहा है। 260 261 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 260 के स्टॉप लॉस से बंधन बैंक में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 280 का पहला टारगेट, 280 का लेवल ब्रेक होता है तो 290 रुपए तक ये रैली इसी हफ्ते में एक्सटेंड हो सकती है। तो बंधन बैंक में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 260 का स्टॉप लॉस से 280 290 के टारगेट्स के लिए ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। बंधन बैंक का 275 वाला कॉल अभी 12 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर के अंदर 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक के टारगेट 275 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल्स में 280 से 290 रुपए तक के लेवल बंधन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें बंधन बैंक। तो खरीदारी करके चले बंधन बैंक पर, जिस पर एक अच्छी मूव इस समय आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन, ये दोनों मिड कैप बैंकिंग नेम्स में आपको आज पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखेगा। सुबह से आईडीएफसी फर्स्ट एक्टिव है,
अब बंधन बैंक की भी बारी आ रही है। पर आइए, अब हम बात कर ही रहे थे कि किस तरह से पाम ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, एफएमसीजी को राहत आ रही है, बट पाम ऑयल के साथ साथ बाकी एग्री कमोडिटीज में भी आपने बड़ी गिरावट आती हुई देखी। एक बार देखते हैं वहां पर कैसा एक्शन बना है। नेहा है हमारे साथ बताने के लिए तैयार। नेहा बताइए, पाम ऑयल को तो बाजार चीयर भी कर रहा है, बाकी एग्री कमोडिटीज में कैसा एक्शन? पाम तेल तो बियर मार्केट में पहले ही गिर गया था। जो 10% का करेक्शन एकाएक आया है वो तो इस वजह से क्योंकि इंडोनेशिया ने यहाँ पर एक्सपोर्ट कोटा बढ़ा दिया है और साथ ही ये उनका सीजन है मलेशिया इंडोनेशिया में उत्पादन का। सिर्फ यही नहीं, गेहूं की कीमतें हैं वहां पर हमने तेज गिरावट आते हुए देखी। पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि 4 जुलाई की छुट्टी है यूएस में, उस वजह से फ्यूचर्स मार्केट तो बंद है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने एग्री कमोडिटी स्पेस में कोहराम मचता हुआ देखा। दरअसल मंदी का तो यहाँ पर डर बना ही हुआ है। उत्तरी गोलार्ध जो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं वहां पर हार्वेस्ट का इतना जबरदस्त प्रेशर है कि जिन मार्केट से ग्रेन्स नहीं भी आते थे अब उन मार्केट्स का माल आने लगा है। मिसाल के तौर पर इजिप्ट ने, जो कि अमूमन रशिया से खरीदता था अपना गेहूं, उन्होंने फ्रांस से, जहां पर बड़े अनयूजुअल वॉल्यूम्स दिख रहे हैं गेहूं के, उनसे अपना माल खरीदा है। अमेरिका का जो सॉफ्टवेयर विंटर गेहूं बोलते हैं वो मार्केट में आ गया है। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज अमेरिका का गेहूं खरीद रही हैं। मतलब जो टिपिकल ट्रेडिशनल बेल्ट से जो गेहूं आता था, और रशिया की गेहूं की बात करें उनके ऊपर भी प्रेशर है। उन्होंने भी एक्सपोर्ट टैक्स घटाए हैं, हफ्ते दर हफ्ते 25 से 30 डॉलर के हिसाब से घटाया, लेकिन अब वही है कि सैंक्शंस पड़े हुए हैं तो माल सामने खरीदने वाला कोई है नहीं। बाल्टिक सी में भी इतने शिपमेंट्स फ्लोट नहीं हो रहे हैं। ये तो बात रही गेहूं की, जिसकी कीमतें पिछले हफ्ते हमने देखा बहुत जबरदस्त तरीके से टैंक की थी। 11% की गिरावट आई थी और 4 महीने के निचले स्तर पर हमने उसकी क्लोजिंग होते हुए देखी। मक्का 5 महीने के निचले स्तर पर। चीनी की आप बात कर ले, आइस रॉ शुगर की मैं बात कर रही हूं, ये 4 महीने के निचले स्तर पर चला गया। खाने के तेलों का जिक्र मृत्युंजय ने किया ही था कि पाम तेल की कीमतें किस प्रकार से गिरी हैं, 6.5 महीने के लोज पर हैं, क्योंकि सोयाबीन की कीमतें हमने शिकागो मार्केट्स में गिरते हुए देखी। आज चाइनीज मार्केट्स की बात करें तो यहां पर सोया तेल और पाम तेल, यहां तक कि मील्स भी हमने 2-2.5% गिरते हुए देखे हैं। तो सप्लाई का प्रेशर यहां पर जबरदस्त बना हुआ है। याद रखिए डॉलर इंडेक्स भी मजबूत रहा है, 105 के इर्द गिर्द ही घूमता दिखा है, उसका भी यहां प्रेशर देखने को मिला है। गेहूं की कीमतें अपने पीक से 35% गिर चुकी हैं। पाम तेल अपने पीक से 42% नीचे आ चुका है। कॉटन की कीमतें 32% की गिरावट इसके पीक से इसने अब तक दिखाई है। चीनी, सोयाबीन, मक्का की भी बात करें तो 7.5 से 11.5% की गिरावट ये पीक से दीप दिखा चुके हैं। और उसी का आज आप देख रहे हैं पूरा रिएक्शन एफएमसीजी स्टॉक्स में आ रहा है। तो सिर्फ पाम ऑयल ही नहीं बट बाकी एग्री कमोडिटीज में भी आपको बड़े राहत के संकेत मिले हैं और इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरे स्पेस में एक रिलीफ आज दिख रहा है। देखते हैं कितना सस्टेनेबल है ये, बट फिलहाल तो अच्छा एक्शन बना है। शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। इस बीच एक स्टॉक जिस पर रखने नजर, केमिकल स्टॉक्स में भी एक्शन बन रहा है। दीपक नाइट्राइट पर हमने मूव बनती हुई देखी थी। पीआई इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल स्पेस का काउंटर है ये, आज हम वहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज में एक बढ़िया ब्रेकआउट है, 3.25% ऊपर पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जय भी है हमारे साथ, एक बार जरा जय से चार्ट पर भी राय ली जाए। जय, पीआई इंडस्ट्रीज इसका चार्ट देखिए ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, आपके रेडार पर है? जी बिल्कुल दीप, एज अ डिस्क्लेमर मैं ये कहना चाहूंगा ये तो हमारा फंडामेंटली बाय रिकमेंडेशन स्टॉक है ये। एंड जी ये स्टॉक में हमने देखा है कि कुछ समय से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है द लोअर लेवल्स दीप। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट इसमें प्रीवियस स्विंग के ऊपर देखने मिल चुका है। छोटा सा हर्डल है 2720 के आसपास। टेक्निकली अगर आप देखें, अगर वो लेवल्स निकालता है दीप, देन आई थिंक दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स लेवल्स ऑफ 3100 एज वेल। तो 2720 का एक लेवल है, that would be decisive in the immediate basis. ओके, तो ये है आपके लिए इस समय पीआई इंडस्ट्रीज जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में काउंटर आ रहा है, बढ़िया स्पाइक आपको स्टार्ट पर आते हुए दिखेगा। एक स्पाइक आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के काउंटर पर भी, इस पर रखी नजर क्योंकि बाकी बैंक्स भी अब मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं। तो बंधन की हमने बात करी, आईडीएफसी की बात करी, अब आप मिड कैप बैंक्स पर नजर डालिए। कैनरा बैंक ये भी आपको एक एक्शन में आते हुए दिख रहा है, 2% का स्पाइक कैनरा में आपको दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 1.5% की तेजी आती हुई दिख रही है। निचले स्तरों से ये काउंटर भी रिकवर कर रहे हैं। पीएनबी में भी आपको थोड़ी मूव आ रही है इस समय, स्टॉक वापस मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट डेज हाई के करीब आपको पीएनबी दिखेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जरा किरण जी से राय ली जाए। किरण जी, 100 के आसपास ही ये ट्रेड करता रहता है, अब वापस 100 के करीब आने की कोशिश कर रहा है, क्या चल रहा है सर बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट में?
देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट काफी ठीक ठाक है। इसका ब्रेकआउट लेवल 103 के आसपास है। इसके ऊपर मैं एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह दूंगा अभी न्यूट्रल पर। अगर पीएसयू बैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि एसबीआई एक अच्छे स्वीट स्पॉट पे है, जहां पे हमें अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। तो एसबीआई पे ध्यान देना चाहिए। करंट लेवल पे अगर बाय करते हैं तो 400 मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 469 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 480 483 के टारगेट्स 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो कैनरा बैंक और बड़ौदा बैंक से अच्छा एसबीआई अभी देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई जिस पर रखनी है नजर, वहां पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। तो पीएसयू बैंक्स भी अब मोमेंटम में आ रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में तो ऑलरेडी आपने तेजी का माहौल बनते हुए देखा है। देखते हैं ये किधर जाएंगे। एस्ट्रल की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, इस पर एक स्पाइक आया था। सचिन जी से जरा एस्ट्रल के चार्ट पर भी राय ली जाए। सचिन जी, कैसा लगता है एस्ट्रल का चार्ट? दीपांशु, यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी सी मुझे लग रहा है यहाँ पर अपटिक बन सकती है। इमीडिएट बेसिस पे जो एक हर्डल है 1800 के आसपास का, मुझे लग रहा है वहां तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम जरूर एक्सटेंड होगा। जिस तरीके से 5 and 20 मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस है, प्लस एडीएक्स जिस तरीके से अभी एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 1695 के आसपास, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है जैसे ही वो 1800 के लेवल के नजदीक आ जाए। तो 1800 पर रिव्यू करके चलें, बट ये है राय आपके लिए जहां तक एस्ट्रल का सवाल है। एक और काउंटर जिस पर आपको अच्छी मूव बनते हुए दिख रही है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, एक्सो नोबल, ये सारे काउंटर्स पर भी आप रखिए नजर। तेल के एक्शन का इसको हो रहा है फायदा। बाय द वे, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा की बात निकली है तो केईसी इंटरनेशनल को जरा पुल अप करिए। लगातार हम ये स्टॉक हाईलाइट भी करते हैं क्योंकि रिसेंटली एक अच्छे ऑर्डर विंस मिले हैं, बट इंफ्रा और कैप गुड स्पेस से ये भी एक और काउंटर है जहां पर एक जबरदस्त स्पाइक इस समय आपको आते दिख रहा है। सुमित जी जरा देखें, केईसी इंटरनेशनल 400 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार दिख रहा है इस समय। इसके अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक 400 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो 425 से 430 रुपए तक का मूव केईसी के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 385 386 के आसपास का बनेगा, और 400 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 25 से 30 रुपए तक का मूव इसी हफ्ते में केईसी में देखने को मिलेगा। जरा डाउ फ्यूचर्स पुल अप करिए। एक शार्प रिकवरी आपको डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है। 200 पॉइंट नीचे थे अभी थोड़ी देर पहले जब अनिल जी से हमने स्ट्रैटेजी ली थी, अब आपको 90 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं। तो करीब 110 अंकों की रिकवरी आपको पिछले कुछ मिनटों में डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है। और साथ ही एक रिपोर्ट भी आ रही है, हालांकि ये रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं, बट ये रिपोर्ट एक टाइमलाइन के साथ कह रही है कि इसी हफ्ते जो चीन पर टैरिफ लगाए हुए हैं, ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी पर हमें मालूम है ट्रेड वॉर हुआ था और चीन और अमेरिका ने एक दूसरे पर काफी सारे टैरिफ लगाए थे। इसी हफ्ते चीन से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर बाइडेन सरकार टैरिफ्स में कटौती कर सकती है या कुछ जगहों पर तो टैरिफ को पूरी तरह से हटा सकती है। वायर्स की तरफ से ये खबर आती हुई दिख रही है। डाउ जोन्स की खबर है जिसको फिर बाकी मीडिया आउटलेट्स ने भी रिपोर्ट किया है, और इसी हफ्ते कटौती पर फैसला लिया जा सकता है, ऐसी खबर आ रही है। और इसके बीच आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में भी एक रिकवरी, हालांकि आज शाम अमेरिकी बाजार बंद है, बट थोड़ा एक्शन वहां पर बन रहा है। तो नजर रखिए, इंपॉर्टेंट खबर आ रही है सर इस समय। ये आई थिंक इसी खबर की वजह से यहाँ पर एक्शन पूरा का पूरा होता हुआ दिख रहा है, और बड़ा एक्शन होता हुआ दिख भी रहा है। दीप, अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये इस वक्त, और अमेरिकी राष्ट्रपति इसी हफ्ते इसका ऐलान कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है, और अच्छी खबर है। ये खबर आपको 2 ब्रेकआउट देने की तैयारी में। एक तो कंफर्म ही है निफ्टी बैंक का 33,815 के ऊपर की क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी भी बैंक निफ्टी का, और निफ्टी अगर 15,850 के ऊपर बंद होता है तो ये भी कुछ और कमाल करने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो आइए फिर इसी बेसिस पर ले लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। डाउ भी रिकवरी के मूड में, हमारे बाजार भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। और रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स, अब 15 पॉइंट और नीचे से सुधरे हैं। कम वॉल्यूम वाले दिन डाउ फ्यूचर्स में अब आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। हमारे बाजार डेज हाई पर है अनिल जी, 400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, और करीब 100 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यूरोप के बाजार में भी अच्छी तेजी है, 1 से 1.25% ऊपर यूरोप है, और कमोडिटीज में तो ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है। रुपया भी डेज हाई पर है सर। हाई रिस्क ट्रेडर्स लॉन्ग करके जा सकते हैं, और जिनको रिस्क कम लेनी वो एक दिन और इंतजार कर ले, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर आप बंद हो रहे हैं, उसको पार नहीं करें। निफ्टी पर 15,850 के आसपास की और इसके नीचे की ही क्लोजिंग आ रही, तो अभी भी एक दिन और इंतजार कर लेने में हर्ज नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में वो कंफर्ट ज़्यादा है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, आपको हेज करना ही है, आउट ऑफ द मनी का एक पुट ऑप्शन 33,500 का ले सकते हैं अगर आपको हेज करनी है तो। अदरवाइज बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है ब्रेकआउट के लिहाज से। निफ्टी चाहे तो आप कर सकते हैं, और चाहे एक दिन का और इंतजार करें, लेकिन हाँ, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करने में हर्ज नहीं है। ये आपके लिए राय, तो ये है आपकी सिंपल चीज। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों
लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में कंफर्ट ज़्यादा है। निफ्टी में 15,600 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर लें, 33,500 का पुट ऑप्शन खरीद कर बैंक निफ्टी को हेज कर लें अगर आप हेज करना चाहें तो। वैसे आज छुट्टी है अमेरिका में तो संभावना कम है कि बड़ा कुछ होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो हेजिंग करने में हर्ज नहीं है। बिल्कुल हेज करें, बट हाई रिस्क ट्रेडर हैं, पोजीशन आप बना के जा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। कल के लिए भी अच्छा दिन होना चाहिए, ये संकेत आ रहे हैं। आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास और लेते हैं जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, भारती एयरटेल काफी अच्छा लग रहा है लेवल पर। इसका 690 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है अभी, जो 11 रुपए 85 पैसे पर मिल रहा है अभी। सो 11.85 पर खरीदे। 7.75 का यहाँ पे आप लगाइए स्टॉप लॉस। दीप सो और लॉट साइज में अगर आप देखेंगे तो 950 के करीब है, तो रिस्क और अच्छा बन रहा है। इसमें जो पहला टारगेट ऊपर में निकल कर आ रहा है दैट इज 22, ऑलमोस्ट 10 रुपए की एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। सेकंड टारगेट विल बी 26, तो 22 और 26 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 690 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भारती का। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रिकवरी हुई है, दीप इसमें एक पियर्सिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। 200 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहा है, मोमेंटम पॉजिटिव है। एक अच्छा खासा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है टेक्निकली, और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिल रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिलता है आपको 690 के ऊपर, इसीलिए ये स्ट्राइक चूज की है। इसकी नेकलाइन का रेजिस्टेंस है 690 पर। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं दीप, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 710 एंड 725, 710 725 ये दो लेवल्स आपको स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। मोमेंटम आपको इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगा 690 के ऊपर। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ इसको, ये ब्रेकआउट को। उस पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल पैटर्न बहुत ही बढ़िया है और मूव भी अच्छी आ रही है। भारतीय एयरटेल पर रखनी है नजर। 680 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। 690 का कॉल खरीदें, यह है जय की राय। इस बीच यूपीएल, इस पर भी रखें नजर। कोरोमंडल, चंबल, जीएनएफसी की बात हो गई। पीआई इंडस्ट्रीज पर अभी हम फोकस कर रहे थे। यूपीएल में भी एक अच्छा मूव आपको आते हुए दिख रहा है। सचिन जी जरा देखें यूपीएल को, क्या करना चाहिए इसमें? जी दीपांशु, मुझे लग रहा है काफी अच्छे चांसेस है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन आ जाए। जिस तरीके से इसने भी आरएसआई पे एक ब्रेकआउट दिखाया है, मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में यहाँ पर प्राइस पे भी कंफर्मेशन होना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे तो आपको लॉन्ग्स बिल्ड करने ही है 665 के टारगेट के लिए, बट जैसे ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है 665 पे, मुझे लग रहा है वहां पर आपको पोजिशन आपकी रिव्यू करनी चाहिए। बिकॉज मुझे लग रहा है डबल बॉटम की वजह से 690 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी 625 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 625 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल पर करें खरीदारी। आइए चलते हैं किरण जी के पास। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है टाटा पावर का 215 का कॉल ऑप्शन, जो कि 7 रुपए 40 पैसे 50 पैसे के आसपास मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 6 रुपए 15 पैसे रहेगा, यानी 1 रुपए 20 पैसे के आसपास का आपका रिस्क है। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कल के लिए 9 रुपए के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, पर अगर 2 से 3 दिन देते हो तो 11 रुपए के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 9 और 11 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करें टाटा पावर के कॉल ऑप्शन के जरिए। 215 का कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के जरिए करें टाटा पावर में ट्रेड। अभी सुमित जी की तरफ से भी राय आई थी 218 से 220-22 के लेवल सुमित जी को भी दिख रहे हैं। पावर स्टॉक्स में एक्चुअली अच्छा एक्शन है। CESC, इसको भी देख लीजिए, यहां पर भी आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। टाटा पावर तो आपको सुबह से ही अच्छी मूव दिखा रहा है। इसके साथ ही आप एक्शन देख रहे हैं। जहां तक IEC PFC जैसे काउंटर्स का सवाल है, पावर लेंडर्स हैं, KEC, इनका पावर पोर्टफोलियो, ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पावर ग्रिड में आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। तो पावर सेक्टर इस समय लग रहा है कि थोड़ा मूव करने के मोमेंटम में आया हुआ है। देखते हैं सस्टेनेबल है या फिर एक रोटेशन की मूव आपको आती हुई दिख रही है। बट अगेन अच्छे मोमेंटम में काफी सारे आपको ये काउंटर्स दिखेंगे। इस बीच HUL और तेजी से ऊपर जा रहा है, 4.5% ऊपर अब आपको HUL आते हुए दिखेगा। क्लियरली बाजार की लीडरशिप के मूड में है ये काउंटर। बंसल जी जरा एक बार राय दें HUL के चार्ट पर। अच्छी लीडरशिप दिखाई है FMCG में आज जो रोटेशन हुआ है HUL की तरफ से। आगे का क्या व्यू बनता है इस पर? जी सवाल आपके लिए था सर। HUL ओके, शायद उनका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया, बट HUL पर रखेगा नजर। अच्छी मूव के साथ लीडरशिप दिखाते हुए क्लोजिंग में जा रहा है। आइए फिर बाजार की क्लोजिंग की तरफ। एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए, वो है GNFC। एक खबर आ रही है जो वो ये कि
बासफ का प्लांट है जर्मनी में, वो बंद होने की अभी अभी ब्लूमबर्ग पे खबर आती हुई दिख रही कि वो जर्मनी में वो बासफ का प्लांट है BASF का, वो बंद करने जा रहे हैं। उसकी वजह कि रशिया से जो गैस सप्लाई है उसमें दिक्कत है, कटौती हो रही, तो उसकी वजह से उनका प्लांट बंद होता दिख रहा है। ये खबर आती हुई दिख रही है। और उनकी जर्मन की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कई क्वार्टर्स के हाई पर पहुंच चुके, तो उसकी वजह से वो प्लांट में, तो GNFC के लिए बड़ी फायदे की बात है। GNFC के लिए अच्छी खबर कि इसका फायदा सीधा GNFC को मिलेगा, जो प्रोडक्ट्स बासफ बनाकर एक्सपोर्ट करता है वो इनके लिए बेहतर होगा। तो GNFC वाला स्टॉक आज सारे के सारे फर्टिलाइजर, और मुझे लग रहा है ये पीछे से जो ये सारे PI इंडस्ट्रीज, UPL, GNFC, कोरोमंडल, ये सारे चल रहे, मुझे लगता है कहीं कहीं उसका ये कोरिलेशन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फर्टिलाइजर और केमिकल से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर दिख रही है। मुझे लग रहा है ये एक्शन होता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार इसके चार्ट्स पर राय ले ली जाए। सचिन जी जरा देखिए, अभी आप UPL पर भी राय दे रहे थे, GNFC के चार्ट्स देखिए जरा। इस समय इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास निकाला है एंड लगभग जिस तरीके से पिछले 10 दिनों का डेटा है, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज ही नजर आ रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है अगर ये स्क्वीज अनलॉक हो जाता है तो लगभग 610 के बाद जो रैली बनेगी लगभग अराउंड 670 665 के जोन तक ट्रेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है ऑन द लॉन्ग साइड एंड एक एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रीएम करना चाहिए आपको ब्रेकआउट 610 के ऊपर का एंड स्टॉप लॉस, इसलिए मुझे लग रहा है 588 के आसपास आप प्लेस कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट अगर एस्टैब्लिश हो जाता है तो लगभग 10% तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस में नजर आ सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो रखिए नज़र GNFC पर। आई थिंक और भी ये जो केमिकल से जुड़े स्पेसेस हैं, टाटा केमिकल्स पर भी रखिए नज़र, दीपक नाइट्राइट जैसे काउंटर्स पर भी आपको करना है फोकस, यहाँ पर भी आपको मूव आ रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था HUL से लीडरशिप आई है, बट बाकी FMCG ने भी अच्छा भरोसा दिया है। ITC फ्रेश 3 साल की ऊंचाई पर, ब्रिटानिया में लंबे समय बाद अच्छी मूव दिख रहे हैं, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी रही है। तो FMCG आज लीडरशिप दिखाता हुआ, साथ ही बैंक्स की तरफ से बढ़िया एक्शन रहा। इंडसइंड बैंक सुबह से ही एक्टिव था, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ दोनों में आपने अच्छे मूवमेंट देखा है। HDFC बैंक हालांकि ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, बट एटलीस्ट पॉजिटिव फ्लोस होते दिख रहे हैं। उसके सामने JSW स्टील वैसे 5% नीचे दिखेगा, बट इसमें थोड़ा डिविडेंड एडजस्टमेंट भी है। बट हाँ, अगर आप 17 रुपये का डिविडेंड निकाल भी दें तो भी स्टॉक में 10-12 रुपये की गिरावट आपको दिखी है। ONGC 4% नीचे, TCS 2.5% की कमजोरी इस पर है। 8 तारीख को नतीजे भी आने वाले हैं, उस पर रहेगी नजर। टाटा स्टील कमजोरी दिखाता हुआ, M&M, रेड्डीज मोटर्स, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, BPCL, यहाँ पर भी वीकनेस देखी। बट 15,800 के ऊपर 825 अनिल जी और 33,950 पर बैंक निफ्टी। तो जो लेवल्स आपको चाहिए थे दोनों आते हुए दिख रहे हैं। दोनों नहीं, हाँ निफ्टी का नहीं है, निफ्टी 15,850 के ऊपर चाहिए थी, 15,852 का है, ये तो थोड़ा नीचे है। हाँ, थोड़ा नीचे, थोड़ा ग्रेस। अरे वो 2 बार ऐसा हो गया। हाँ। एक बार 832 बंद हुआ था, एक बार 850 बंद हुआ, 850 क्रॉस नहीं किया 2 बार नहीं करा। हाँ। तो आज फिर भी ठीक है, थर्ड बेस्ट क्लोजिंग या 832-35 के आसपास ही आएगी। हाँ, बैंक निफ्टी में अच्छी क्लोजिंग मिली है, 33,811 के ऊपर बंद होता दिख रहा है, तो ये बढ़िया क्लोजिंग है। तो 27 जून के बाद की बढ़िया क्लोजिंग मिली, तो बैंक निफ्टी तैयार है 34,000 को पार करने के लिए। तो घंटी की मधुर आवाज़ आपकी कानों में 9:15 बजे तो नहीं आई, 3:30 बजे जरूर आ गई है। बढ़िया है। तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। थोड़ी फाइनल क्लोजिंग का करिए इंतजार। फिलहाल आज विदा लेने का आपसे वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जय ठक्कर, सचिन जी और साथ ही साथ किरण जी का भी दिल से धन्यवाद। फाइनल क्लोजिंग 15,835, 33,940 और 53,234 की आपके लिए शानदार क्लोजिंग। भारतीय बाजारों की विदा लेने का वक्त। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।